अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। हाँ सर, थोड़ा सा मुझे बताना स्टार्ट हुआ कि नहीं। हो गया सर। सर। ओके सर, चलो। यस सर। ओके चलो डन। अच्छा सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। हाँ, तो बेसिकली क्या पढ़ना है सर? कंपनी लॉ। और कंपनी लॉ में क्या बताएंगे आज आप लोगों को? सर आज कंपनी लॉ में जैसे कि अगर मुझे जितना याद आ रहा है, लास्ट वीक डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस याद है? बोलो ना। यस सर। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। हाँ, एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस वर्सेस रीच है। हाँ, सो वेरी फेमस केस लॉ सर, वेरी फेमस केस लॉ। और एमओए एंड एओए। हाँ, इवन मैं आप लोगों को रियल लाइफ एमओए एओए से भी बात किया था। हाँ, पेटीएम का देखा था ना सर? एमओए एओए किसका देखा था? पेटीएम का। पेटीएम, टाटा पावर। लास्ट वीक हम लोगों ने पेटीएम का देखा था। तो आज क्या करेंगे सर? आज तो सर आज जानना है सर, एओए के बारे में बात करेंगे। और एओए को अगर समझना है ना, तो बेसिकली आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट समझना है। ठीक है, मतलब एमओए में कंपनी का बेसिकली क्या होता है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एमओए का कॉन्सेप्ट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट सर। जब भी कोई कंपनी फॉर्म होता है, जैसे ये जो चैप्टर चल रहा है, ये बेसिकली कंपनी बेसिक्स बोल सकते हो या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। आज के डेट में अगर किसी को कोई कंपनी बिल्ड करना हो, तो उसको ये सारा का सारा टॉपिक बेसिक यही एरिया फॉलो करना है। सबसे बेसिक पार्ट सर, सबसे बेसिक पार्ट जो हर एक को फॉलो करना है जब भी कोई कंपनी बिल्डअप करना है। ये जो चैप्टर अभी मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, वेरी बेसिक। और आगे का जितना चैप्टर्स करते जाएंगे आगे आगे, हर चैप्टर में आप लोग देखिएगा ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का मतलब पूरा कनेक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का नॉलेज अच्छे से रहेगा ना, तो आप बहुत आसानी से बाकी चैप्टर भी समझ पाओगे। और जब से रियल लाइफ का अगर मैं बात करूँ, प्रैक्टिकल वर्ल्ड का, तो वहाँ पर भी वेरी मतलब रेगुलर बेसिस में चाहिए सर, रेगुलर बेसिस में। ठीक है, रेगुलर बेसिस में ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का काम होता है। और जब तक आप एमओए एओए बिल्डअप नहीं करते हो, तब तक आप कंपनी फॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि एमओए जो है इन सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का, जिसके बेसिस पे, जिसके आधार पे कंपनी बनाया जाता है। बेसिकली कुछ क्लॉज होते हैं जैसे कि डोमिसाइल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। हाँ सर, ये सब चीजें एमओए के अंदर होता है। और एओए क्या है सर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है सर? ये कंपनी का इंडोर मैनेजमेंट, अंदर का जो बात है ना, वो उसके बारे में बात करता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आज का वन ऑफ द मेन थिंग होगा। और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को समझने के लिए और एक कॉन्सेप्ट आता है सर, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, मैं वो भी बात करूंगा आपसे। और ये सब बताते वक्त एक केस आएगा, एक वेरी फेमस केस लॉ आएगा, नाम है सर तुर्कवान रूल। सो वेरी इंटरेस्टिंग सर। ठीक है, तुर्कवान रूल क्या है, तुर्कवान रूल वो भी बात करेंगे। तो चलो देरी नहीं करना है, आपको बताते हैं एक एक करके। हाँ, एक एक करके बताते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन शेयर है, ध्यान से देखिए सर, स्क्रीन शेयर है ना? यस सर। ओके, यस सर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का। तो बेसिकली कंपनी इनकॉर्पोरेशन टाटा, ये आपका पेटीएम इनकॉर्पोरेशन जो लास्ट वीक में दिखाया था मैंने। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है ना, तो ऐसे सर्टिफिकेट मिलता है सर। ठीक है, ऐसे सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे पेटीएम क्या नाम पे इनकॉर्पोरेट हुआ था 2001 में? पेटीएम 197 कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम पे इनकॉर्पोरेट हुआ था। आज पेटीएम स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है सर। ठीक है, 2001 में स्टार्ट किया था, 2022 में जाके इनकॉर्पोरेट हुआ। 22 साल लग गया सर एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने में। सपना देखना ऐसे अच्छा बात है, लेकिन सपना काफ़ी मेहनत और काफ़ी मतलब बहुत क्या बोले सर, चैलेंज के सामने आता है। और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के बाद पेटीएम के सामने और बड़ा चैलेंज आ गया। शेयर मार्केट गिर ही जा रहा है, गिर ही जा रहा है, स्पेशली पेटीएम का तो और ज़्यादा। ठीक है, अब शेयर मार्केट के बारे में बात करेंगे सर, बीच बीच में जब भी ज़रूरत पड़ेगा ज़रूर करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए? कंपनी लॉ होना चाहिए। तो कंपनी लॉ में जैसे कि आप देख सक रहे हो यहाँ पर, ठीक है, ये किस तरह से रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास दिल्ली हरियाणा में हुआ था। और आगे आगे जैसे जाएंगे कंपनी, ये पेटीएम अपना ऑब्जेक्टिव को बहुत बार बदला है बीच बीच में। ठीक है, कंपनी का काम बदलता है। पहले पेटीएम जो है ना सर, विजय शेखर शर्मा का जो कंपनी है, ये पहले ना नॉर्मली क्या काम करता था जानते हो? ये नॉर्मली जो रिजल्ट आउट वगैरह होता है, फिर आपका अलग अलग जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे 10th 12th का रिजल्ट वगैरह होता था ना, रिजल्ट पब्लिश करता था। फिर उसके साथ आपका जैसे मानिए डिफरेंट काइंड ऑफ कुछ बुकिंग करना हो, ये करना हो, इस तरह का एक
साइट चलाता था और उसी के थ्रू से उसका बहुत पुराने टाइम पे जब .com बबल आया था तो उसी ज़माने में इसका बिजनेस बहुत अच्छा चालू हुआ था। धीरे धीरे ये अपने आप को एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनीज वगैरह में ट्रांसफ़र कर लिया और समय के साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार बदला गया है सर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बदलना पुराने समय में तो टफ होता था, बट आज के दौर पे ऑब्जेक्ट बदलना इज नॉट वेरी टफ सर, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। और सिंपल स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू से आप ऑल्टरेशन कर सकते हो। ये सब चीज़ आप लोगों को मैं आगे आगे बात करूंगा। जैसे अगर मैं इसका एमओए के बारे में मैं लास्ट वीक बताया था कि ये पेटीएम का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये देखो कि क्या नाम है इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और ऑब्जेक्टिव बड़ा पढ़ाई मतलब हम लोग डिटेल्स में भी देखा भी था कि ये है इसका पेटीएम का ऑब्जेक्टिव जो खत्म नहीं हो रहा था। ऑब्जेक्ट सर, हाँ ये देखो पेटीएम का एमओए है सर, ठीक है। और जैसे ही एमओए खत्म होगा आपको एओए भी दिखेगा, शायद दिखेगा यहाँ पर। ये देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिख रहा है। हेलो, यस सर। ठीक है। ये देखो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी है, 2013 कंपनीज एक्ट के हिसाब से इसका एओए भी बना हुआ है, ठीक है। अगर हम इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं तो क्या लिखा है, द रेगुलेशन कंटेन इन टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 shall apply to the company except in so far as such regulations are inconsistent with the present articles. In case of any contradiction between provisions of table F and these articles, the provision of this article shall prevail, ठीक है। आर्टिकल को माना जाएगा, नॉट टेबल एफ को माना जाएगा। तो ये सब क्या है, सब आगे आगे बात करेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक्सेप्टेंस नोटिस हैज द मीनिंग ऑफ ascribed इन आर्टिकल 82 सबसेक्शन बी। एक्ट क्या है, एक्शन क्या है, एफिलिएट क्या है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इसको समझने के लिए आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको ओरिजिनल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किस तरह से पढ़ना चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखो इसका ये जो कंपनी जब पेटीएम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पब्लिश किया था तब इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी आ गया था। ये देखो आली मीन्स अलीबाबा आली मीन्स alibaba.com। एक्चुअली ये एक आप लोग जानते हो alibaba.com के बारे में? हाँ सर, यस मालूम है सर। आपको? हुई तो जैक मा का कंपनी है। हाँ जैक मा का कंपनी है, थैंक यू सर, ठीक है। जैक मा का कंपनी है, एशिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन सर, ठीक है। अंबानी के साथ काफ़ी कंपटीशन चला है, आज भी एशिया का टॉप 10 के अंदर आता है, ठीक है जैक मा, ठीक है। अभी रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम के कारण अभी थोड़ा पीछे चला गया, नहीं तो अंबानी और जैक मा कम्पीट कर रहा था, ठीक है। तो इनका इन्वेस्टमेंट है पेटीएम में, तो अलीबाबा ग्रुप के नाम पे है। एंड ग्रुप के भी इनका एक बहुत बड़ा फेमस कंपनी है जिसका आईपीओ को लेके चाइनीज गवर्नमेंट के साथ चक्कर चल गया, तो इनका पेटीएम में है सर। तो वही चीज अंदर की बात समझ रहे हो ना। और आली डायरेक्टर हैज मीनिंग, मतलब आली डायरेक्टर मतलब अली बाबा का डायरेक्टर, आली ऑब्जर्वर, ठीक है। अलीबाबा ग्रुप मीन्स अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड, इट्स सब्सिडियरीज, कंट्रोल एफिलिएट्स। मतलब आप समझ में आ रहा है आपको कि ये सब अंदर की बात है। पेटीएम में कौन है, कौन शेयर होल्डर है, उनका क्या रोल प्ले है, यही मेन बात है, ठीक है। यही मेन बात है जो आपको कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में जो सेक्शन 5 बात करता है। जैसे लास्ट वीक हम लोगों ने एमओए के बारे में जो सेक्शन 4 का कॉन्सेप्ट था वहां पर बात किया, वैसा ही आज मैं आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करूंगा। तो आपको समझ में आएगा जब भी आपके सामने कोई भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आ जाए ना, जब भी किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे या फिर जब आप कोई कंपनी बिल्ड करोगे, ठीक है। अगर आज मानो कि आप कोई स्क्रैच से कंपनी बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको भी कंपनी का एमओए बिल्डअप करना होगा। तो उसमें जब आप किसी प्रैक्टिसिंग सीएस के पास जाओगे, लॉयर के पास जाओगे ना, वो ड्राफ्ट करेगा, ठीक है। सीएसीएम में भी हेल्प करता है, कंपनी का फाइनेंशियल मैटर को डेवलप वही लोग करता है, ठीक है। फिर जाके कंपनी का एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बिल्डअप होता है और वही कंपनी का एक इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर बेस करके कंपनी अपने आप को आगे रन कराते हैं सर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मतलब इसके बिना आप ऐसे सोचो कि कंपनी चालू ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो कहाँ चला गया, ये रहा आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, ये मेमोरेंडम में आपको जैसे कि मैं लास्ट दिन बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस में आपको बताया था, और मेमोरेंडम में क्या क्या क्लॉज रहता है वो भी मैं आपको बता के रखा था। ये रहा आपका, कहाँ चला गया, एमओए, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और फिर आ गया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। ये है हमारा लास्ट वीक का डिस्कशन जिसमें आपको मैं एमओए के बारे में, एओए का एक आइडिया दिया था, इसमें क्या क्या रहता है वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। द मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी शैल स्टेट, ठीक है, जस्ट एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, रिलेशन टू द नेम क्लॉज, ठीक है, नाम के बारे में बताएगा, ठीक है।
नाम बताएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बताएगा, ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा, लाइबिलिटी वगैरह के बारे में बताएगा, ठीक है। और फिर आपका शेयर कैपिटल के बारे में बताएगा, नेम के बारे में, अनडिजायरेबल नेम के बारे में, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था सर, एज पर रूल 8B ऑफ कंपनीज रूल 2014 द फॉलोइंग वर्ड्स एंड कॉम्बिनेशन देयरऑफ शैल नॉट बी यूज्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। एक कंपनी अपने नाम के साथ कभी भी ये नाम यूज नहीं कर सकता, शैल नॉट बी यूज्ड इन द नेम ऑफ कंपनी इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज। ना तो इंग्लिश में यूज कर सकता है और ना ही किसी भी और लैंग्वेज में यूज कर सकता है, डिपिक्टिंग द सेम मीनिंग अनलेस, ठीक है। मतलब कुछ एक्सप्रेशन या वर्ड कंपनी अपने नाम के साथ नहीं लिख सकता, ठीक है, अनलेस द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अप्रूवल नहीं देता है तो कंपनी अपने नाम के साथ इस तरह का वर्ड्स कभी नहीं यूज कर सकता है। जैसे कंपनी कभी भी अपने आप को बोर्ड नहीं बोल सकता, ठीक है, समझ रहे हो सर। कंपनी अपने आप को, ये देखो सर पेन फिर से मेरे को आज धोखा दे रहा है, कंपनी अपने आप को, हाँ बोलो। বলছি এটা বইয়ের কোন চ্যাপ্টারের মধ্যে পাবো এগুলো এখন? ये सब बेसिक्स है, तो अभी पढ़ना, बाद में किताब में कहाँ मिलेगा बोल देंगे। हाँ, ये सब बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ का जो बात है, जैसे कि अगर आप लोग CS के मैट में देखोगे या CMA के मैट में, जो कंपनी लॉ का बेसिक्स एरिया है वहीं पर आपको मिलेगा। या फिर अगर आप मेरे नोट्स से CA के नोट्स में देखोगे तो वहां पर भी मिलेगा, और यहाँ पर भी देखोगे तो यही वही, ठीक है। तो ये सब ठीक है। नोट्स नहीं है तेरे पास? ना सर, मैंने तो शेयर किया था सबको। अच्छा ठीक है, आज कर देंगे। किसी को नहीं किया क्या ये वाला नोट्स? अच्छा ठीक है, तो करना पड़ेगा मुझे, बोला नहीं आप लोगों ने। देखो तो बोर्ड ये वाला वर्ड यूज नहीं कर सकता, ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, यही नोट्स है इसका, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के अंदर ही ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बोला गया। बोर्ड के बारे में, कमीशन, अच्छा मतलब कंपनी अपने नाम के पीछे आगे बोर्ड नहीं यूज कर सकता, कमीशन वर्ड यूज नहीं कर सकता, ऑथोरिटी यूज नहीं कर सकता, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, ठीक है, समझ रहे हो ना, ऐसा वर्ड नहीं यूज कर सकता। राष्ट्रपति, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड द लाइक, म्यूनिसिपल, पंचायत, डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब यूज करेगा। अगर जैसे मानो कि अगर कोई कंपनी SME है तो वो जरूर लिख सकता है कि वो स्मॉल स्केल है। अगर वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के अंदर आता है तो यूज कर सकता है, लेकिन उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल भी चाहिए, ठीक है। पंचायत, डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, नेशन, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, डेवलपमेंट स्कीम, स्टैट्यूट और स्टैट्यूटरी, कोर्ट, जुडिशियरी, गवर्नर, ये जो भी वर्ड्स आप यहाँ पर देख रहे हो ना, वर्ड्स और एक्सप्रेशन, कंपनी कभी भी ये सब वर्ड्स के साथ यूज नहीं कर सकता अपने नाम के आगे पीछे। और साथ में ये भी है, अगर अप्रूवल है सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी रिजर्वेशन कैसे करेगा नाम को, ये सब प्रोसेस यहाँ पर MOA के अंदर ही होता है सर। और मैं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस में ये भी बताया था कि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव के बाहर जाके काम नहीं कर सकता, है ना, कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव के बाहर जाके काम नहीं कर सकता, है ना। तो वेरी फेमस केस था जिसमें आपको एशबरी रेलवे कैरेज एंड रीचे का केस बताया, जो बहुत पुराना केस था, लेकिन आजकल इट्स नॉट अ बिग इशू, कंपनी का ऑब्जेक्टिव चेंज बहुत इजीली हो जाता है। और मैं आपको पेटीएम का केस में भी वो चीज़ बताया था, ठीक है। और ये देखो सर, ये कुछ शेड्यूल रिलेटेड टू मेमोरेंडम जो टेबल यूज करते हैं। द मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी शैल बी इन रेस्पेक्टिव फॉर्म स्पेसिफाइड इन टेबल्स A, ठीक है, टेबल A, B, C, D, E, ठीक है, A, B, C, D, E, Schedule 1 as may be applicable to such company. MOA and AOA shall be in respective forms as provided in Schedule 1 to the Companies Act 2013. अब ये फॉर्म क्या है थोड़ा देखो ध्यान से। टेबल A, इसमें बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये टेबल A उनके लिए है। टेबल B किसके लिए है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल, एंड नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। अच्छा, और देखो टेबल C, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नवनीत, गुड इवनिंग, ठीक है। टेबल D, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इस तरह से किसके लिए कौन सा टेबल, शेड्यूल 1 के हिसाब से ये टेबल यहाँ पर दिया है। टेबल F, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। टेबल G, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग ए शेयर कैपिटल। तो ये टेबल जो है वो बेसिकली जब कंपनी अपने आप को में MOA बनाते हैं तो किसका फॉर्म क्या है वो यहाँ पर बता के रखा है, ठीक है। तो इस तरह से टेबल का इस्तेमाल करना है, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट सा, एक बार आप लोग जरूर गो थ्रू कीजिएगा।
मैं आपको लेके चलता हूं सर हार्डकोर कॉन्सेप्ट एओए के अंदर कि एओए क्या है और एओए के अंदर कंपनी को क्या पावर मिलता है और किस तरह से कंपनी इस पावर का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और मतलब इसका बहुत इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स है। तो सेक्शन 2 बेसिकली सेक्शन 5 एओए के बारे में बात करता है। सेक्शन 5 जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करता है। एक बात आप लोग एकदम दिल में लगा लो सर, एमओए के बारे में जब भी मैं बात करता हूं, एमओए के बारे में जब भी मैं बात करता हूं तो एमओए क्या है कंपनी का, एक सेकंड रुको ना, एमओए क्या है कंपनी का, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और एओए क्या है कंपनी का, रूल बुक, ठीक है। सिंपल है, ऐसा सिंपल कॉन्सेप्ट है। नाउ देखना ये है कि एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 आर्टिकल का क्या मतलब है सर। आर्टिकल मींस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे कि लास्ट वीक एओए के बारे में बात हुआ था, अब मैं सॉरी एमओए के बारे में बात हुआ था, अभी एओए के बारे में बात कर रहा हूँ। as to altered from time to time or applied in pursuance of any previous company law of this act. मतलब actually article of association of a company contains internal rules and regulations of the company. It's a very important part. कंपनी का अपना अंदर कंपनी अपने आप को कैसे मैनेज करता है, ठीक है, कंपनी इंटरनल लेवल में कैसे अपने आप को मैनेज करता है, इसके बारे में लिखा होता है। सेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 seeks to provide the contents and model of article of association. The section lays the following law. तो क्या क्या लॉ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन करते हैं, देखो। सबसे पहले तो आप ये देखो कंटेंट्स रेगुलेशंस, ठीक है। कंपनी अपना रेगुलेशंस जो है वो इसके अंदर बताते हैं। इतना डिस्टर्ब क्यों कर रहा है आज सर, आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है आज सुबह से, पता नहीं। यस सर। बहुत देखो मशीन हैंग ही कर गया। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। थोड़ा वेट कर जाओ सर, सुबह से आज तो मेरा हर एक लैपटॉप मेरे को धोखा दे रहा है, पता नहीं बीच बीच में ऐसा क्यों हो जाता है। इसलिए ये लोग भी ना घबरा जाता है, इन लोग भी सोचते हैं कि हमें भी थोड़ा टाइम दो, थोड़ा रेस्ट चाहिए। एक सेकेंड सर। दो मिनट रुक जाओ सर, 2 मिनट रुक जाओ, आई थिंक ठीक हो जाएगा। ये पेन इसीलिए डिस्टर्ब कर लेता है कभी कभी। लो स्क्रीन अपने आप ही चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरा आवाज तो आ रहा है ना? यस सर। यस सर। हेलो सर। रुको रुको सर, थिंक थोड़ा शांत हो गया है। यस आई होप सो, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको क्या बताया सर, कंटेंट रेगुलेशन, ठीक है। एओए में क्या रहता है, रेगुलेशंस रहता है। द आर्टिकल ऑफ कंपनी शैल कंटेन द रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इंक्लूजन ऑफ मैटर्स, क्या मैटर इसके अंदर रहता है, द आर्टिकल शैल आल्सो कंटेन सच मैटर्स as are prescribed under the rules. However, a company may also include such additional matters in its article as may be considered necessary for its management. जो उसके मैनेजमेंट के लिए सही लगेगा, कंपनी अपने आर्टिकल में वही चीज डाल सकता है, ऑब्वियसली लॉ में रह के। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पेटीएम का है,
ठीक है, ये पेटीएम का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, जो मैं आपको शुरू से दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें पेटीएम वही सब चीजें यहाँ पर लिखा है विद रेस्पेक्ट टू, जैसे कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर यहाँ पर होगा। जैसे कि मैं आपको अलीबाबा ग्रुप के बारे में, क्योंकि पेटीएम का एक बहुत बड़ा शेयर होल्डिंग अलीबाबा ग्रुप के हाथ में है, ऑलमोस्ट 29% मैं जितना जानता हूँ, ठीक है। इवन बर्कशायर हाथवे, जैसे कि अपना वॉरेन बफेट का भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसका भी इन्वेस्टमेंट है। तो कंपनी अपने मैनेजमेंट किस तरह से चलाएगा, किसके पास क्या पावर है, ठीक है, किसको कंपनी एसोसिएट कंपनी बोल रहा है, किसको कंपनी होल्डिंग कंपनी बोल रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, ठीक है, बिजनेस प्लान क्या है, ठीक है, ये देखो बिजनेस प्लान क्या है, सबके बारे में पहले तो डेफिनेशन दिया, ठीक है, सबके बारे में पहले डेफिनेशन दिया, ठीक है, चेंबर ऑफ कॉमर्स कौन है, ठीक है, कंट्रोल सेलर्स कौन है, कंसोलिडेटेड कंपनी वैल्यू क्या है, एवरीथिंग सबका डेफिनेशन पहले बताया। फिर कंपनी धीरे धीरे कंपनी का जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, जैसे अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स क्या फॉलो करेगा कंपनी, ठीक है, जो इंडिया में फॉलो होता है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, जनरल मीटिंग कैसे करेगा कंपनी, जनरल कंपनी का मीटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, हांगकांग में भी इसका कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। ऐसे तो पेटीएम एक्चुअली ग्लोबल कंपनी है सर, दुनिया भर में बहुत सारे कंट्रीज में पेटीएम का बिजनेस चलता है। रिसेंटली कनाडा वाला ऑपरेशन बंद किया है, मैं जितना खबर मुझे मिला कि कनाडा में भी पेटीएम चलता था, और पेटीएम का इंडिया के बाहर सबसे अच्छा मार्केट है जापान में, ठीक है, जापान में उसका नाम बहुत ही सुंदर है, पे से ही कुछ है, बट एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, बट जापान में उसका अच्छा खासा मार्केट है। कनाडा में मार्केट अच्छा था, बट अभी रिसेंटली कनाडा वाला मार्केट उसने बंद किया, मुझे जितना खबर मिला है। सो कॉन्सेप्ट इज दैट, जैसे पेटीएम के अंदर आप देख रहे हो कि कंपनी किस तरह से अपने इंटरनल मैनेजमेंट को ऑपरेट करेगा नहीं करेगा, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब ये सब पढ़ोगे समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है, ये सब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जैसे ही आप कंपनी के बारे में डिटेल्स रेगुलर बेसिस पे चर्चा चालू करोगे ना, जैसे शेयर मार्केट का नॉलेज लेते जाओगे, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये सब चीज खींचता जाएगा। लेकिन शेयर मार्केट कनेक्शन बढ़ाने से, जैसे कि ये सब चीज आपको ऑटोमेटिक खींचेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको कंपनी लॉ वगैरह का नॉलेज भी बिल्डअप करना होगा, जो हम लोग कर रहे हैं, है ना सर। तो जैसे कि आपको मैं क्या बोला, कंटेन रेगुलेशंस, आर्टिकल ऑफ कंपनी शैल कंटेन द रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सेकंड पॉइंट क्या बता रहे सर, इंक्लूजन ऑफ मैटर्स, the article shall also contain such matters as are prescribed under. अच्छा, entrenchment, usually article of association may be altered by passing special resolution, but entrenchment makes it more difficult to change it. So entrenchment means making something more protective. समझ रहे हैं entrenchment का मतलब क्या हो गया, मेकिंग समथिंग मोर प्रोटेक्टिव। मतलब नॉर्मली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस होता है वो स्पेशल रेजोल्यूशंस में चेंज किया जा सकता है, लेकिन कंपनी कभी कभी एंट्रेंचमेंट लगा देते हैं, और एंट्रेंचमेंट लगाने से क्या होता है, उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू चेंज। तो कंपनी के अंदर कुछ बातें ऐसा होता है जिसको आप इतना आसानी से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसके लिए एंट्रेंचमेंट प्रोसेस भी कंपनी यूज करता है। तो कंटेन्स प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट, द आर्टिकल में कंटेन प्रोविजंस for entrenchment to the effect that specified provisions of the article may be altered only if conditions or procedure as that are more restrictive than those applicable to the case of special resolution are made or complied with। मैं आपको आगे आगे समझाता हूँ कि क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। Manner of inclusion of the entrenchment, the provisions for entrenchment shall only be made either on formation of company, जब कंपनी बिल्ड होता है ना तभी कंपनी बता दे भाई कि कंपनी अपना कौन सा रूल्स रेगुलेशंस को इतना इजीली नहीं बदलना चाहता, ठीक है। कुछ चीजें होते हैं सर हर एक बिजनेस का कि भाई मैं इतना इजीली बदलूंगा नहीं, ठीक है, चाहे कितना ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा लो, लेकिन कुछ चीजें इतना इजीली नहीं बदला जाए, ये कंपनी का मैनेजमेंट तय कर लेता है, ठीक है। और कंपनी और बाय एन अमेंडमेंट इन द आर्टिकल एग्रीड टू बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स, in the case of a private company and by special resolution in case of a public company। notice to the register to the entrenchment provision, अगर कंपनी कुछ entrenchment provisions कर रहा है तो उसके लिए रजिस्टर के पास मतलब आरओसी के पास भी बताना पड़ता है। where the article contain provisions for entrenchment whether made on formations or by amendment, मतलब या तो फॉर्मेशन के टाइम पे ही कंपनी entrenchment बना दिया, मतलब प्रोटेक्शंस के लिए। entrenchment का मतलब तो क्लियर हो गया ना सर, मीन्स मेकिंग समथिंग मोर प्रोटेक्टिव, ठीक है। तो जो प्रोटेक्शन वाला कॉन्सेप्ट कंपनी पहले से ही बना दिया वो या तो फॉर्मेशन में किया होगा या फिर बाद में अमेंडमेंट लाके मेंबर्स का परमिशंस के साथ कंपनी ने किया है। तो जो भी किया है तो टाइम ऑफ एंट्रेंचमेंट क्या हो सकता है, या तो कंपनी अपने फॉर्मेशंस के टाइम पे ही कुछ प्रोटेक्शन लगा दिया या फिर बाद में। अगर कंपनी, हाँ बोलो, स्क्रीन शेयर नहीं, क्यों, मुझे तो दिखा रहा है स्क्रीन शेयर है, किसी को नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। सर ये बड़े लो, नेटवर्क इशू इतना देर से नहीं था।
মাঝে কিছুক্ষণ ছিল না ছিল মিডিলে, দাদা। তারপরে উঠে গেছে। बोला नहीं आप लोग, कितना देर से नहीं था? हाँ सर, शेयर तो था, हम लोग को दिख रहा है। ছিল স্যার দাদা। चलो আমাকে Yes, স্যার sir, দেখাচ্ছিল दिख रहा না है। কিছুক্ষণ, এবার मे স্যার भी দেখাচ্ছে। मे भी किसी को दिख रहा था किसी को नहीं, वो हो सकता है वो बीच में मेरा थोड़ा इश्यूज हो रहा था ना, हो सकता है किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट। अभी सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? ओके Yes, sir. तो ओके सर, तो टाइम ऑफ एंट्रेंजमेंट जो है फॉर्मेशन के टाइम पे अगर चेंज किया जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग में ही प्रोटेक्शन लगा रहा है कुछ रूल्स में, तो वो प्राइवेट कंपनी के केस में ऑल मेंबर्स, और लेटर कर रहा है तो पब्लिक कंपनी करेगा तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइवेट कंपनी ऑल मेंबर्स कर सकता है लेटर करेगा तो, और लेटर करेगा तो पब्लिक कंपनी के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन करना पड़ेगा, और फॉर्मेशन के केस में भी कर सकता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली, अगर कुछ प्रोटेक्शन किसी रूल्स को इतना इजीली चेंज नहीं कर सकते, भले ही आप स्पेशल रेजोल्यूशन ही क्यों ना पास कर लो। फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल, द आर्टिकल ऑफ ए कंपनी शैल बी इन रिस्पेक्टिव फॉर्म्स, जिसमें टेबल एफ जी एच आई जे इन शेड्यूल 1 एज मे बी एप्लीकेबल टू सच कंपनी। ठीक है, ये सब टेबल मेंशन करके करना पड़ता है। जैसे मानो कि अगर मैं थोड़ा सा टाटा मोटर्स का दिखाऊं आपको, टाटा मोटर्स नहीं सॉरी, टाटा पावर मेरे पास, हाँ मैं क्लास में ही यूज कर रहा था, ये टाटा मोटर्स का, सॉरी टाटा पावर का, टाटा पावर जो टाटा का जो पावर मतलब बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह में इन्वेस्ट करता है टाटा पावर। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 2020 का लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर भी आपको कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ कंपनी का एमओए, ये देखो ये है कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डेटा जो पेज 1 से 13, और उसके बाद कंपनी 14 से 90 के अंदर अपना सारा का सारा आर्टिकल, इंटरप्रिटेशन, टेनियर ऑफ ऑफिस ऑफ मैनेजिंग एजेंट्स, ठीक है, कौन कितना दिन तक होल्ड करेगा, टेबल ए में क्या लिखा है, क्या एक्सक्लूडेड है, प्रिलिमिनरी में क्या लिखा होगा, कंपनी का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी क्या होगा, दिखाई दे रहा है ना सर। कैपिटल एंड इंक्रीज एंड रिडक्शन ऑफ कैपिटल, अगर कंपनी कैपिटल को इंक्रीज करेगा या रिड्यूस करेगा तो उसके बारे में कंपनी क्या बोला है। मॉडिफिकेशन ऑफ क्लास राइट्स, मतलब कौन से क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, क्लास मतलब शेयर होल्डर का क्लास, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, क्लास राइट्स, शेयर्स के बारे में, मतलब कंपनी का शेयर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब कितना पेड अप है, कितना सब्सक्राइब है, कितना ऑथराइज्ड है, इसके बारे में। कंपनी जब अपना पैसा मार्केट से उठाते हैं तो उसके लिए अंडरराइटिंग या ब्रोकर पकड़ना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो आईपीओ इशू करके लाए या फिर कंपनी बाद में फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर करना चाहता है तो कंपनी को अंडरराइटर्स लगाना पड़ता है। तो कंपनी अपने अंडरराइटिंग के बारे में क्या सोच के रखा है, अंडरराइटिंग मतलब सर जिसके थ्रू से कंपनी मार्केट से पैसा उठाते हैं, इनको इन्वेस्टमेंट बैंकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में आता है ना सर, जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में आता है या फिर बाद में भी कंपनी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर करके पब्लिक से पैसा उठाना चाहते हैं, जैसे रिसेंटली रुचि सोया का आ रहा है सर, रुचि सोया एफपीओ ला रहा है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, बिकॉज रुचि सोया ऑलरेडी स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है, ऑलरेडी स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है, और बाद में अगर वो फिर से स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना चाहता है पब्लिक से, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, अंडरराइटर्स का हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है, आप लोग अंडरराइटर्स के बारे में किसका दिखाऊं, रिसेंटली अदानी का, पेटीएम का, कुछ किसी का तो होगा मेरे पास, बहुत सारा है भूल जाता हूँ। ये देखो ये कंपनी का क्या है, प्रोस्पेक्टस है, और ये देखो ये सब अलग अलग, मॉर्गन स्टैनली दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, देखो सर, मॉर्गन स्टैनली, सर। गोल्डमैन सैचेस, एक्सिस कैपिटल, सीटी, जेपी मॉर्गन। ठीक है, पेटीएम के बहुत ही बड़े बड़े वर्ल्ड बेहेमौत लोग सब आया है पेटीएम का पैसा उठाने, बिकॉज बहुत हाई लार्ज अमाउंट ऑफ मनी था जो मार्केट से पेटीएम उठाया, 18,000 करोड़ का पैसा था। ठीक है, तो कोई छोटा मोटा कोई नहीं है, सब इंटरनेशनल ब्रांड है सर, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैच, एक्सिस कैपिटल, सीटी, जेपी मॉर्गन, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, इंडिया का बेहेमौत और वर्ल्ड बेहेमौत, ये लोग मिला के कंपनी का पैसा उठाया। इन लोगों को नॉर्मली स्टॉक मार्केट लैंग्वेज में कहा जाता है बुक रनिंग लीड मैनेजर। ठीक है, इनको बुक रनिंग लीड मैनेजर मतलब जो बेसिकली बुक बिल्डिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं और मार्केट से पैसा विड्रॉल करने में भी हेल्प करता है। और लिंक टाइम जो है ये बेसिकली रजिस्टर का काम किया है। ठीक है, पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का काम लिंक टाइम के थ्रू से, अगर आपको स्टॉक मिला कि नहीं मिला, अब इनके साइट में जाके लिख सकते हो, लिंक टाइम के साइट में जाके जो भी ऑफर मतलब अप्लाई करता है। तो ये सब रियल लाइफ में भी दिखता है। ये है देखो प्रोस्पेक्टस है, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा सर, एक चैप्टर आएगा प्रोस्पेक्टस का, उसके अंदर मैं डिटेल्स में आपके साथ प्रोस्पेक्टस के बारे में खुल के चर्चा करूंगा। जैसे कि मैं आपको आईपीओ के बारे में बात कर रहा था, तो ये तो आईपीओ था। ठीक है, अगर कंपनी एफपीओ लाना चाहता है,
जैसे ये देखो रुचि सोया आने वाला है सर, ठीक है, लेकिन ये आईपीओ नहीं लाएगा, ये बेसिकली एफपीओ ही लाएगा, बिकॉज रुचि सोया ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। रुचि सोया इज वन ऑफ द लार्ज, एक्चुअली ये पतंजलि ने ले लिया इन द इंडियन एडिबल ऑयल सेक्टर, जिसके आप लोग घर घर में देखा ना, न्यूट्रेला यूज करते हो ना आप लोग, न्यूट्रेला सोयाबीन, न्यूट्रेला सोया ऑयल, ठीक है, वो न्यूट्रेला एक्चुअली रुचि सोया का ही है, ठीक है। अरे ब्रांड का नाम सुने कि नहीं सुने, न्यूट्रेला? है ना, ये न्यूट्रेला ब्रांड एक्चुअली रुचि सोया का है। तो ये एफपीओ लाने वाला है सर। अब इसका डिटेल्स तो कुछ बोला नहीं है, इसका देखना पड़ेगा। ये देखो एंटायर फॉलो ऑन ऑफर दिख रहा है आप लोगों को, आईपीओ नहीं बोला सर, क्या बोला, फॉलो ऑन ऑफर, ठीक है। आप भी खरीद सकते हो अगर आपको मन हो गया, अगर आपको इसका फंडामेंटल सही लग गया। ऐसे तो ये करेंटली पतंजलि के अंडर में है, ठीक है। इसका बिजनेस एक जमाने में बहुत अच्छा चलता था, फिर बहुत खराब हो गया, ठीक है। फिर अपने आप को पतंजलि लेने के बाद इसको फिर से एक न्यू लुक दे रहा है। और पतंजलि का सबसे बड़ा अभी कॉम्पिटिटर, जैसे कि मानो कि वो बहुत ही हाई फाई कंपनीज के साथ कंपटीशन दे रहा है, अदानी को दे रहा है कंपटीशन, फिर आपका आईटीसी को दे रहा है कंपटीशन, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर को दे रहा है कंपटीशन। पतंजलि एकदम अभी ना एकदम फुल रनिंग के हैं साथ, ठीक है। चलो ये सब स्टॉक मार्केट का बात समझ में धीरे धीरे और आ जाएगा सर। सो कहने का मतलब मेरा ये था कि जब भी आप किसी कंपनी का एओए को देख रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट दिख रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट आउट ऑफ कैपिटल, फॉरफीचर, सरेंडर अगर कुछ है उसके बारे में, ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, ठीक है, जॉइंट होल्डर्स, ठीक है, सब कुछ कंपनी का इंटरनल मैटर, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, डिविडेंड, कैपिटलाइजेशन, अकाउंट्स, ठीक है। इसी के आधार पे कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट भी रेडी करता है। कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट रेडी होता है, जैसे मेरे पास एक एनुअल रिपोर्ट अदानी का है, देख देते हैं आपको। अगर आप कभी भी किसी कंपनी का, जैसे जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस पढ़े हो या फिर आगे पढ़ोगे सर, ठीक है, जो लोग स्टॉक मार्केट का पढ़ाई सीखते हैं उनको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना ही पड़ता है। मैं कहता हूँ कंपनी का वैल्यूएशन सीखने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है सर। अगर आपको कंपनी को वैल्यू करना जानना है ना, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस समझना है। आपको अकाउंट्स आता है, फाइनेंस आता है, बहुत ज़रूरी है अकाउंट्स फाइनेंस का नॉलेज, लॉ का नॉलेज भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कंपनी का फंडा जानना है, और अगर फंडा जानना है ना तो आपको कंपनी का एनुअल रिपोर्ट जानना है, ठीक है। ये है कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, ये अदानी का रिपोर्ट है, ठीक है, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ से आपको दो चीज पढ़ना पड़ता है, एक होता है कंपनी का क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, क्वालिटी मतलब मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, आप समझ रहे हो ना, मैनेजमेंट क्या सोच रही है। ये जो ऊपर में जो चीज दिख रहा है ना, ये सब कंपनी का मैनेजमेंट का सोच है। ये सब चीज कंपनी जो अपने एओए में लिखा रखता है ना, एओए में जो लिख के रखता है कंपनी, ये सब बात अपने एनुअल रिपोर्ट में भी बताते हैं, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है क्वालिटी और एक होता है क्वांटिटी। क्वालिटी मतलब मैनेजमेंट क्या सोचता है, ये बहुत जरूरी है बिजनेस के बारे में। जैसे अदानी पोर्ट क्या सोच रहा है अपने बिजनेस के बारे में, जैसे यहाँ पर क्या लिखा, आवर कंपनी इंटेंड्स टू इमर्ज एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट कंपनी बाय 2030। ये इसका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव में ये क्या क्या सोच रहा है, ये सब कुछ ये यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट में लिख के बताते हैं। ये कौन है, जानते हो ना सर आप लोग इनको? अरे इनको पहचानते कि नहीं पहचानते? हेलो, अभी अभी एशिया का रिचेस्ट पर्सन तो यही है, गौतम अदानी। अनिल अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है ना, অনেকে টপকে দিয়েছে 89.5 বিলিয়ন হয়ে গেছে নেট यस, ठीक है। इसका नेट वर्थ अभी सब, हाँ, शेयर मार्केट में अप एंड डाउन के कारण ये अभी आगे निकल गया। तो ये क्या सोचते हैं नहीं सोचते, सब इनके एओए के बेसिस में ही ये आगे आगे बताते हैं, ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये इनका डायरेक्टर्स वगैरह है, चेयरमैन है, ठीक है, जो कंपनी के बारे में मैनेजमेंट रिपोर्ट में बताते हैं, कंपनी का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, ये सब आपको मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। जिसको पढ़ के रीड करके आप कंपनी का क्वालिटी समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी समझने के लिए जो नॉर्मली लोगों को दिखता है, दैट इज फाइनेंस, ठीक है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस का एरिया। अकाउंट्स एंड फाइनेंस के लिए आपको क्या चेक करना पड़ता है सर? एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो सर। मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ कि एक नॉर्मल ग्रेजुएट अदानी मतलब बीए पास है, इतना बड़ा कंपनी कहाँ से खोल लिया? नॉर्मल ये सर क्या ग्रेजुएट, साउंड आ रहा है? तेरा 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 बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो अभिषेक,
बोल, तेरा क्वेश्चन मुझे हल्का ऐसा ये क्वेश्चनটা কি ছিল? বলছি যে सर मतलब एक बैकग्राउंड होता है ना, जैसा अंबानी का क्या है कि उनके फादर ने सेट किया है, उनका ऑलरेडी एक बिजनेस था, या फिर बिरला का। तो अदानी का तो ऐसा कोई बैकग्राउंड है नहीं, और वो बहुत क्वालिफाइड भी नहीं है कि उन्होंने इंजीनियरिंग भी किया है या फिर बीटेक किया है, उसके बाद उनका कोई नॉलेज है इस फील्ड में। ये पोर्ट्स है उनका, फिर ऑयल का बिजनेस है। ये कैसे सेट किया भाई मतलब नॉन कॉन्टेंट वाला क्वेश्चन, मतलब सीएस से रिलेटेड नहीं है सर। नहीं, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। चलो, आपने थोड़ा सा डिफरेंट बात कर लिया, बट सर इसमें मैं आपको बस एक ही जवाब दे सकता हूँ, बिजनेस के साथ क्वालिफिकेशन का कोई डायरेक्ट नाता नहीं है। बिजनेस करने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं होता सर, मैं आपको पहले ही बता दूं। ये जो परसेप्शन है ना, ये परसेप्शन को तो आप दिमाग से बाहर ही कर दो। और रही बात, जैसे आपने अंबानी के बारे में पूछा, अंबानी, चलो अंबानी का पापा के पैसा था, मतलब अनिल और मुकेश के पापा के पास पैसा था। धीरूभाई अंबानी के पास तो कुछ नहीं था। धीरूभाई अंबानी तो 4 पास था, तो फिर उन्होंने रिलायंस कैसे बनाया? इसका क्या जवाब है आपके पास? ये तो फिर भी ग्रेजुएट है, थोड़ा बहुत मे बी 12 पास है, कोई हाईली क्वालिफाइड या फिर कोई स्पेशल स्किल इनके अंदर है नहीं। चलो, आई अंडरस्टैंड, मैं मान लिया आपका बात। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि धीरूभाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस को बनाया, इनका क्या क्वालिफिकेशन है? वो तो प्राइमरी स्कूल में उनके ही पापा का स्कूल था, प्राइमरी टीचर का बेटा था, तो फिर उन्होंने कैसे रिलायंस बना दिया? सर, गुजरात का बेटा है सर, समझो बात को। जो भी चाहे आप, अगर आप भारत को समझोगे, चलो ये तो फिर भी एक ब्रांड बना लिया अदानी, इसलिए आपने बोल दिया कि सर क्या ऐसा स्किल है इसके अंदर, या फिर क्या कोई मतलब बहुत बड़ा एस्टेब्लिश कर लिया बहुत कम हाँ, टाइम में, बहुत कहीं से भी आके, मतलब ऐसा कोई था नहीं उनके गॉडफादर यस यस, आई पकड़ा अंडरस्टैंड। पकड़ा दे उनको। तो बेसिकली ना, कोई तो गॉडफादर, मतलब देखो, कोई तो नॉलेज का जरिया था। जैसे बेसिकली मैं जितना इनके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, ऐसा है कि ये गुजरात एरिया का है, और ये अपने स्कूल या कॉलेज के बाद बेसिकली पोर्ट में आता था। गुजरात में भारत का बड़ा बड़ा पोर्ट है सर। अगर आप इनके अदानी का रिपोर्ट को भी फॉलो करोगे, आपने पूछा तो मैं बता ही देता हूँ, ये रिपोर्ट के अंदर भी है। एक मिनट रुको। इनके पास अभी भारत का जैसे मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा अभी भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट भी है, और भारत का जो बिजनेस होता है मुंद्रा पोर्ट के थ्रू से सबसे ज्यादा होता है। भारत का वेस्टर्न पार्ट्स में गुजरात में पोर्ट सबसे बेहतरीन है। इसका 2-3 रीजन है। अरेबियन ओशियन में पोर्ट थोड़ा सा अच्छा होता है, बिकॉज एक अरेबियन समुंदर जो है वहां से अपना दुबई वगैरह थोड़ा नजदीक भी पड़ता है, और दूसरा बात, वो नेचुरली बहुत ज्यादा वहां पर ना, मतलब साइक्लोन का डर थोड़ा कम है कंपेयर टू ईस्टर्न पार्ट्स। इसलिए बहुत, आज से नहीं, हिस्टोरिकली हिस्टोरिकली भी अगर आप देखोगे, तो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया जो अरेबियन पार्ट्स हैं, अरेबियन सी का, वहां पर हमेशा पोर्ट बिजनेस अच्छा रहा है। और यहाँ पर इनका आदत था, वो गुजरात से बिलोंग करता था, और समुद्र किनारे ही इनका नॉर्मल आना जाना होता था। तो वो खड़ा होकर देखता था, और उसको कुछ ना कुछ कनेक्शन मिला होगा। जैसे हम सबको कुछ ना कुछ शौक होते हैं जिंदगी में, क्योंकि हम लोग जिस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं ना, उससे कुछ ना कुछ सभी की जिंदगी में जुड़ा होता है। तो इनका भी ऐसा कुछ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट था। ये आप देख पा रहे हो सर? ये मैप देखो आप। हाँ सर। ये करेंटली भारत का जो पोर्ट इनके हाथ में है, इसमें सबसे बड़ा देखो, मुंद्रा, इंडिया लार्जेस्ट कॉमर्शियल, ठीक है, बाई एसेट, जितना इनके बिजनेस के थ्रू से होता है। अब सवाल ये उठता है कि इतना शौक कहाँ से आया इनको? देखो सर, बिजनेस के बारे में सोचा नहीं था शायद, लेकिन पोर्ट बिजनेस को अच्छा लगता था वो, ठीक है, कुछ तो रीजन होगा। तो जैसे जैसे इनको बिजनेस अच्छा लगता होगा, तो वो पोर्ट मैटर में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ले लिया। जरूर होगा कि उन्होंने पोर्ट मैटर में काम किया होगा, पहले ही बिजनेस नहीं बना लिया होगा। मैं तो इतना श्योर हूँ कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉन्सेप्ट में काफी ज्यादा काम किया है, तब जाके इनको बिजनेस के बारे में नॉलेज मिला, और फिर जाके वो आज इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्टर का जो, मतलब जो कंस्ट्रक्शन है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज इनके हाथ में। और आज इनके लीडरशिप के कारण ही भारत दुनिया भर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पा रहा है। अब इनके लिए अगर वो किसी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट में है, चाहे वो आज मोदी जी है, कोई भी है, हो सकता है इनके साथ इनका कोई अच्छा रैपोर्ट हो, जिसका सुविधा हर एक बिजनेसमैन लेते हैं। बिकॉज अगर आपके साथ पॉलिटिकल कनेक्शन हो, तो आप बिजनेस में, कंट्री में कुछ कर सकते हो। जैसे हर समय में कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ लोग किया है, बीजेपी के टाइम पे बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ लोग किए हैं। तो वो तो एक बेनिफिट सबको लेना है, लेकिन ये सब बाद में होता है, पहले बिजनेस होना चाहिए। और बिजनेस एक हुनर की बात है सर, इसके साथ क्वालिफिकेशन का तो मैन तो आज तक कोई कनेक्शन नहीं देखा प्रॉपर वे में।
अगर क्वालिफिकेशन है तो ठीक है, अगर ना भी है तो इसके लिए बिजनेस नहीं रुकता। ठीक है, ये टोटली परसेप्शन, ये सोच है सर। हम लोग बस क्या है ना, नहीं सर, क्वालिफिकेशन एक ही मैटर बोला मैंने, मतलब ऐसा होता कि उन्होंने काम किया है पोर्ट्स में या फिर उनको बहुत एक्सपीरियंस है, वो इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं रखते। मतलब वो अचानक से काम करना शुरू किया, उनको पता चला कि हाँ पोर्ट में बहुत प्रॉफिट है, तो अभी उन्होंने बहुत एक्सपैंड कर लिया। हाँ एग्जैक्टली, वही तो मैं बोला, उन्होंने काम किया, फिर उनको अच्छा लगा तभी ना काम किया। सिर्फ प्रॉफिट देख के थोड़ी ना कोई बिजनेस में जाता है। आज आज मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे कुछ 2 नंबरी काम होता है जिसमें बहुत प्रॉफिट होता है, लेकिन क्या आप कर पाओगे? जब मैं फार्म में नहीं, वो प्रैक्टिस 2 करता नंबर ही है। था नहीं नहीं, बात 2 नंबरी 1 नंबरी हर चीज में होता है, लेकिन क्या है ना, बात एवरीथिंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रॉफिट। कुछ चीजें ना होता है अंदर से, मैं आपको शायद बोल के नहीं समझा पाऊंगा। मतलब प्रॉफिट ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट है तो चलो करते हैं, लेकिन नहीं, हर कोई ना प्रॉफिट देख के काम नहीं कर पाता। एक हुनर भी होता है कि भाई मेरे को ये चीज समझ आता है, मैं ये करूंगा। आप समझ रहे हो ना मेरा बात को, कि वो समझ और इच्छा भी एक चीज होता है, तभी जाके ना आप किसी भी चीज में एक्सेलेंस ले सकते हो, तभी जाके कर सकते हो, अदरवाइज नहीं हो सकता सर। बहुत चीजों में प्रॉफिट है, बादाम बेच के भी प्रॉफिट हो जाता है, देखो ना ये बादाम वाला क्या फेमस हो गया, इतना बादाम बेचा प्रॉफिट कर लिया, आज आज तो मतलब ये यूनिकॉर्न बन गया, बादाम बादाम ज्यादा कांचा वाला। तो उसका हुनर है अब आप इसका क्या बोलोगे, बोलो ये बादाम वाला एक क्या लाइन बना के, देखो एक तो बात है कि इसका बादाम का सर बेचने बादाम का, छोड़िए ना, कानपुर में पान वाले का इनकम 4 घर के बराबर है हमारे कलकत्ता में। वही वही सर, कानपुर क्यों, आप जहां जाओगे वहां दिख जाओगे सर। ये जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है ना, इनके पास करोड़ों पैसा है सर, दिखाता नहीं है। ठीक है, बिकॉज इनको शो ऑफ नहीं करना आता। आप कोई भी बड़े शहरों में चले जाओ, स्टेशन के बगल में जो भी बिल्डिंग दिखता है ना, सब या तो किसी पानी पूरी वाला का, किसी रिक्शा वाला का, ऑटो वाला का। ये लोग मेहनत करते हैं, कमाते हैं सर। और ये जो टाई बांध के हम लोग जैसा लोग जैसे शो ऑफ करने जाते हैं ना सेक्टर 5 में, मतलब कुछ लोग होते हैं जो सीरियसली स्किल वाला होते हैं, बट जो मैक्सिमम भीड़ दिखता है, वो भीड़ को पता भी नहीं है कि वो जिनसे रोज का खाना खाते हैं उनसे कम से कम 10 गुना ज्यादा कमाते हैं। तो पैसा कमाना एक टोटली एक अपना एक अलग ही कला होता है वो सर। हुनर है सर। वो हुनर है सर। ठीक है, इसके साथ आप क्वालिफिकेशन को जोड़ो मत सर ये मैं आपको बार बार बोलूंगा, मतलब सो कॉल्ड क्वालिफिकेशन, किताबी क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है, एकदम नेसेसरी नहीं है। ये समाज का गलत फहमी है। हाँ, लेकिन अगर आपको किसी चीज में मानो कि आप इंजीनियरिंग में अच्छा हो तो करो ना इंजीनियरिंग, कौन मना करता है आपको? ठीक है, वो अलग बात, एक अच्छा इंजीनियर बन। बिजनेस हाँ बोल। বিজনেস নলেজটা স্যার অনেক ভ্যারি করে हाँ এসব ऑब्वियस, কিছু। मतलब चाहे आप उसके लिए कॉलेज जाओ ना जाओ, बिजनेस नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, तभी कर वो सकते हो। फ्लिपकार्ट वाला स्टोरी भी तो वैसा ही है ना सर, मतलब बिनी बंसल को मिला था गूगल में नौकरी, वो छोड़ के बोला कि नहीं मेरे को अपना कंपनी चलाना है, नहीं, वो बाद में अमेजन मैं में अपना काम ही किया कंपनी था, बनाऊंगा। वो अमेजन में भी काम किया था, अमेजन में हाँ बिनी और किया था सर, सचिन। उसके बाद छोड़ दिया उसने, हाँ छोड़ दिया, और वो टिका बैठे नहीं रहा। बैठे उन लोगों को बैठे बैठे 5 लाख करके मिलता था फिर वो लोग सोचा कि भाई बैठे बैठे 5 लाख नहीं चाहिए, चलो अपना खोलते हैं। फिर बैंगलोर में किताब बेच के चालू किया, और आज फ्लिपकार्ट देखो इंडिया का सबसे टॉप वैल्यूएबल प्राइवेट ब्रांड में से एक है। तो उसका भी तो क्वालिफिकेशन है, दे आर ऑल्सो आईआईटी, है ना? तो क्या आईआईटी इंपॉर्टेंट था हाँ सर, कि बिजनेस का हुनर इंपॉर्टेंट था, आप बताओ? आईआईटी तो और आईआईटी से भी तो है। बहुत लोग निकलते हैं। हाँ वही तो बात है सर, एग्जैक्टली, आईआईटी से तो बहुत लोग निकलते हैं, तो क्या क्या उखाड़ लेता है? नहीं, आईआईटी ठीक है, अगर किसी का दम था आईआईटी क्रैक किया, किसी का दम नहीं है आईआईटी क्रैक करने का, तो क्या क्या फर्क पड़ गया? आईआईटी थोड़ी ना किसी का जिंदगी का सर्टिफिकेट देता है ये आईआईटीएन है, डजंट मैटर। ये लोगों का सोच है कि भाई मेरा बेटा कोटा जाएगा और आईआईटी जाएगा, ये लोगों का परसेप्शन है, ये गलत सोच है लोगों का। हाँ, कोटा और आईआईटी में थोड़ी जिंदगी रखा हुआ है, जिंदगी बहुत बड़ा है। आईआईटी आईआईएम से पैकेज ही चाहिए बस, हाँ, उसके बाद भी वो लाइफ सेट नहीं तो नहीं है। बहुत कुछ है, ये लोगों का गलत परसेप्शन है सर। ठीक है, ये एक्चुअली वो कुआं का मेढक होता है ना सर, जो कुआं का बैंग या मेढक जैसे हम लोग बोलते हैं, वो एक छोटा सा दुनिया में रहते हैं, उनको लगता है देखा क्या क्वालिफाइड है, अरे भाई क्या करेगा, क्वालिफाइड का अचार डालेगा क्या? मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है, लेकिन क्वालिफिकेशन मतलब आपको नॉलेज के थ्रू से अगर क्वालिफिकेशन मिल जाता है तो ले लो अगर ना भी मिले तो भी कुछ नहीं जाता जिंदगी में। ठीक है, बस सोच बड़ा रखो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सीएस एग्जाम क्रैक ना करो, दैट इज नॉट द पॉइंट। ठीक है, पॉइंट ऐसा नहीं है, लोग इसका गलत मतलब निकाल लेगा।
नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो वो अचीवमेंट आपको चाहिए, ठीक है। जैसे कि इनका अचीव था कि मैं एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट ओनर बनूंगा, तो बन गया ना, ये इनका अचीवमेंट था, ऑब्जेक्टिव था। आगे भी कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, रिलायंस का भी कुछ ऑब्जेक्टिव है जो एमओयू में वो बता के रखा है और उसी को फॉलो किया है। समझ में आया ना? यस सर। ओके, ठीक है, चलो थोड़ा सा डिफरेंट था बट नॉट खराब सवाल नहीं था। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो यही जो मैं आपको बार बार बोले जा रहा हूँ कि कंपनी अपने एओए के अंदर अपना इंटरनल मैटर को लिखते हैं, तो वही चीज़ कंपनी यहाँ पर बताया। मॉडल आर्टिकल्स है, कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशंस कंटेंट इन द मॉडल आर्टिकल्स एप्लीकेबल टू सच कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। इन केस ऑफ एनी कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, in so far as the registered article of such company do not exclude or modify the regulations contained in these model articles applicable to such company, those regulations shall so far as applicable with the regulation of that company in the same manner and to the extent as if they were contained in the duly registered article of the company। मतलब अगर कोई पुराना एक्ट में भी आया है और न्यू एक्ट 2013 आ गया तो भी कंपनी का जो आर्टिकल है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बस यही कहना चाहता है। सेक्शन नॉट apply on company registered under any previous company law, nothing in this case section shall apply to the article of company registered under any previous company law unless amended under this act, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पुराने में नहीं था अभी यहाँ पर अमेंडमेंट करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब सर ये पूरा आर्टिकल को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्या है ये? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। चलो सर थोड़ा आसान तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। तो सुनो पूरा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की कहानी, आज की सबसे हॉट डिस्कशन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आल्सो नोन एज तुर्कवन रूल। क्या नाम है सर? तुर्कवन रूल। मैं बताऊंगा आपको, तुर्कवन रूल भी बताऊंगा सर। वेरी फेमस केस रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवन रूल, दिख रहा है ना? हाँ सर, वेरी फेमस केस, 1856 का केस है सर। यूके कंपनी लॉ में बहुत फेमस केस था और इन दिनों भारत ब्रिटिश के अंडर में भी था। तो तुर्कवन रूल के नाम से कहा जाता है। और ये केस में क्या हुआ था ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कि मतलब कंपनी का अंदर का मैटर, कंपनी का अंदर का मैटर, बाहर वाले को इसका जानने का जरूरत नहीं है, इस टाइप ऑफ बात है सर। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आल्सो नोन एज तुर्कवन रूल इज ए 150-year-old कॉन्सेप्ट which protect outsider against the action done by the company। तो क्या बोल दिया सर? which protect outsiders against the action done by the company। कंपनी कुछ भी अंदर में कर सकता है लेकिन उसका हर एक प्रॉब्लम अगर कंपनी अपनी अंदर मतलब इंटरनल मैटर में जो भी करे इसका भुगतान या इसका सजा आउटसाइडर को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा ही बेसिकली कहना चाहता है। एनी पर्सन हु एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी shall ensure that the transaction is authorized by the article and memorandum of the company। Point to be noted। जैसे कि हम लोग ये अल्ट्रा वायरस में भी देखे थे, जो भी कंपनी, और ये पहले भी हम लोगों ने देखा कि जो भी कंपनी के साथ किसी भी तरह का डील में जाएगा उसको कंपनी का एमओए एओए पढ़ के ही करना चाहिए। सर कौन करता है ऐसा काम? सर करता है सर, जो कंपनी में करोड़ों डालेगा ना वो जरूर कंपनी के साथ कंपनी का एमओए पड़ेगा, ठीक है। जो करोड़ों नहीं डालेगा वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 5000 डालोगे भाई चलो 5000 के लिए क्या है, लेकिन अगर आपके लिए 5000 भी कीमती है भाई, आपका पैसा है, आप किसी को भी दो तो जरूर उसके बारे में जानकारी लेके ही दोगे। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू लुक इनटू द इंटरनल इरेगुलरिटीज। क्या बोलता है सर? एनी पर्सन हु एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी शैल एंश्योर दैट द ट्रांजैक्शन इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल एंड मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू लुक इनटू द इंटरनल इरेगुलरिटीज। अंदर कंपनी का क्या प्रॉब्लम है इसको देखने का जरूरत नहीं है। एंड इवन इफ देयर आर एनी इरेगुलरिटीज द कंपनी शैल बी हेल्ड लायबल। समझ रहे हो बात को? अगर अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है ये कंपनी का लायबिलिटी है। एंड द पर्सन हैज एक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑन गुड फेथ। अगर कंपनी के साथ जिन्होंने किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट में किया, अगर गुड फेथ में किया है तो to absorb the concept of this doctrine, it is important to understand the concept of doctrine of constructive notice। अगर आपको doctrine of indoor management समझना है, आपको constructive notice भी समझना पड़ेगा। Both the concept of indoor management and constructive notice is explained। चलो देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले constructive notice क्या? Section 399 of Companies Act 2013 state that any person may, after payment of the prescribed fees, inspect by electronic means। मतलब जो भी जरूरत का फीस है जमा करके इलेक्ट्रॉनिक मींस यूज करके एनी डॉक्यूमेंट्स केप्ट
विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है चेक कर सकता है। एनी पर्सन कैन ऑल्सो ऑब्टेन ए कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम द रजिस्टर्स, वो ले भी सकता है। In line with these provisions, the Memorandum of Association (MOA) and the Article of Association are public documents. तो इससे क्या हुआ कि MOA AOA एक्चुअली पब्लिक डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी का, ठीक है। Once they are filed with the register, जैसे ही वो ROC में फाइल हो जाता है वो किसका डॉक्यूमेंट हो गया, पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, और पब्लिक फीस देके चेक कर सकता है, कई बार तो फ्री में भी होता है। एनी पर्सन में इंस्पेक्ट द सेम आफ्टर पेमेंट ऑफ द फीस प्रिस्क्राइब्ड। द स्पेशल रेजोल्यूशंस are also required to register with the registrar under the Companies Act 2013, ठीक है। The doctrine presumes that every person, ये डॉक्ट्रिन क्या कहता है, ये डॉक्ट्रिन ये कहता है, मतलब ये कौन सा डॉक्ट्रिन चल रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। द डॉक्ट्रिन प्रिज्यूम मतलब पहले से मान लेते हैं that every person has knowledge of the content of the memorandum of association। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बड़ा सिंपल बात करता है सर कि भाई अगर कंपनी MOA AOA इशू किया, चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो, जैसे ही कंपनी में MOA AOA रजिस्टर ROC में हो जाता है, ये डॉक्यूमेंट पढ़ने का दायित्व आपका है, ये डॉक्यूमेंट रीड करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। तो डॉक्ट्रिन प्रिज्यूम्स दैट एवरी पर्सन हैज नॉलेज ऑफ द कंटेंट ऑफ द MOA एंड AOA, मतलब कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और कंपनी का रूल बुक क्या कहता है, and every other document such as special resolution as it filed with the register and available for public view। अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशंस भी कंपनी ने लिया है और उसको भी कंपनी को पब्लिक व्यू के लिए अवेलेबल कर देना चाहिए। जैसे कि आपने पेटीएम या MOA AOA जो भी देख रहे हो, ये सब पब्लिक है ना। ये देखो यहाँ पर पेटीएम ने कितना बार स्पेशल रेजोल्यूशन किया, ये देखो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन कंफर्मिंग ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, किसका है ये, पेटीएम का है। लुक एट हियर, ये पेटीएम का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर है। The shareholders of Messrs 197 Communication Limited having passed special resolution in the annual and extraordinary general meeting held on 2/9/2016 altered to the provisions of Memorandum of Association with respect to its object and complied with the section 13 subsection 1 of Companies Act 2013। तो जो भी चेंज वो करेगा या नहीं करेगा, जो भी है, जो भी ऑल्टरेशन है, ये सब क्या करता है, ये सभी चीज पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो कहने का मतलब है चाहे MOA हो चाहे AOA हो, चाहे MOA हो चाहे AOA हो, जैसे ही वो रजिस्टर के पास सबमिट हो जाए वो पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपको क्लियर कट बताते हैं कि भाई अगर MOA AOA रजिस्टर है तो कंपनी ये मान लेगा, या जो भी लॉ है वो ये मानेगा कि भाई आपने तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, चाहे भले ही आपको कुछ पढ़ना नहीं आता हो, बट ये मान लेंगे कि भाई MOA AOA है, मतलब आपको पढ़ के ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो क्या बात है सर, डॉक्ट्रिन प्रिज्यूम्स दैट एवरी पर्सन हैज नॉलेज ऑफ द कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड एवरी अदर डॉक्यूमेंट सच एज स्पेशल रेजोल्यूशंस, इट इज फाइल्ड विद रजिस्टर एंड अवेलेबल फॉर पब्लिक व्यू। द प्रिंसिपल हैज बीन अपहील्ड इन द लैंडमार्क केस ऑफ ओक बैंक ऑयल वर्सेस कंपनी वर्सेस क्रम 1882, ठीक है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का था। Thus, if any person enters into a contract which is inconsistent with the company's memorandum and article, he shall not acquire any rights against the company and shall bear the consequence himself। मतलब आपने कंपनी के साथ डील कर लिया, ठीक है। आप बात समझो, आपने कंपनी के साथ किसी भी तरह का लोन का कॉन्ट्रैक्ट हो, क्रेडिट, मानो कि आप कोई रॉ मटेरियल सप्लायर हो, जो भी आपने कंपनी को लोन दिया आपने, तो अगर आपने कंपनी के साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, अब कंपनी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, तो ये मान लिया जाएगा कि भाई आपने कंपनी का MOA AOA पढ़ा। लेकिन मानो कि MOA AOA में इसके बारे में कुछ क्लियर कट लिखा नहीं था, ठीक है, जो कंपनी आपके साथ किया, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपने कंपनी से लोन लिया, लेकिन इस लोन को पास करने के लिए डायरेक्टर के पास कोई पावर नहीं है, शेयर होल्डर को पास करना चाहिए था। लेकिन डायरेक्टर ने आपसे लोन लिया, लेकिन आपको लगा कि भाई डायरेक्टर है कंपनी का तो ले ही सकता है कंपनी के नाम पे लोन। बाद में पता चला कि कंपनी के MOA या AOA के अंदर लोन के बारे में कोई पावर डायरेक्टर के हाथ पे है नहीं। अब जब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो आप बोल रहे हो कि भाई ये तो, मतलब आप कौन हो, आप बैंक हो, आप जब कंपनी के अगेंस्ट में केस करने जाओगे तो आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी के MOA AOA यहाँ पर कंपनी ने लिख के रखा कि ये सब पावर नहीं है, लेकिन आपने देखा नहीं, तो आपने देखा नहीं, आपका प्रॉब्लम, आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों किए। तो यही बात यहाँ पर कर रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अगर कंपनी ने MOA AOA डिक्लेयर कर दिया मार्केट में, चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, अगर कंपनी ने अपना MOA AOA मार्केट में छोड़ दिया और वो MOA AOA का ड्राफ्टिंग हुआ, ठीक है, और वो सब चीज डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट है
और आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन बाद में पता चला कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो इनकन्वीनियंट है, ठीक है, मतलब वो एज पर कंपनीज रूल्स रेगुलेशंस की वाइज नहीं हुआ है, इनकंसिस्टेंट है, समझ रहे हैं ना, विद द कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ही शैल नॉट एक्वायर एनी राइट अगेंस्ट द कंपनीज एंड शैल बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये आउटसाइडर के लिए क्या हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया ना सर, प्लीज टेल मी, कंपनी का इंटरनल प्रॉब्लम क्या है, इसका भुगतान किसको भरना पड़ रहा है, इसका मुआवजा किसको भरना पड़ रहा है, प्लीज टेल मी, बाहर वाले को। कंपनी अपने इंटरनल मैटर में क्या लिख के रखा, स्पेशली एओए में क्या लिख के रखा, ये थोड़ी ना बाहर वाले को जानना चाहिए, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस यही बताते हैं कि भाई आप अगर एमओए नहीं पढ़े आपका प्रॉब्लम, आपने क्यों डील किया, आपने फंसा तो आपका कॉन्सिक्वेंस भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। बोलो सर, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझ में आया, प्लीज टेल मी। यस सर। अगर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझ में आया तभी जाके आप डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट समझ सकते हो। ये थोड़ा अपोजिट पॉइंट में बात करता है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट दोनों कॉन्ट्रडिक्शन में बात करता है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बात करता है, जस्ट ऑपोजिट है। द डॉक्ट्रिन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैंडमार्क केस रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवांड, इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का दूसरा नाम है तुर्कवांड रूल, ठीक है। ये सब जो रियल केस बन रहा है ना, केस से सीख मिलता है, सीख समझते हो, मतलब हम लोग कुछ नया सीखते हैं, इसीलिए केस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक सीए स्टूडेंट हो, अगर आप एक सीए स्टूडेंट हो, सीएमए स्टूडेंट हो, या फिर किसी भी तरह का लॉ स्टूडेंट हो, आपके लिए केस लॉ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज केस लॉ है तो लॉ है, क्यों, बिकॉज ये जो प्रीवियस में जो भी चीजें हुआ है ना, इसको लॉ बहुत मान्यता देते हैं, और आगे आगे जो भी न्यू चीजें बनेगा उसको भी लॉ बहुत मानता है, क्यों, बिकॉज केस ही तो है जो न्यू लैंडमार्क केस का जन्म देता है, ठीक है। पहले क्या चल रहा था उसका एक न्यू जजमेंट बना कि भाई अब से ऐसा है, ठीक है, इट्स लाइक दैट। चाहे किसी भी मैटर हो, चाहे वो सोशल मैटर हो, कंपनी रिलेटेड मैटर हो, चाहे एनीथिंग, जैसे कि मानो कि कुछ दिन पहले हमारे भारत में जैसे सोशल मैटर था, ट्रिपल तलाक का मैटर, ठीक है, जो एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया, ठीक है, वो सायरा बानू का केस था, लैंडमार्क जजमेंट। सिमिलरली अब रिसेंट एक चल रहा है, आई डोंट नो अभी इसका क्या आएगा, ठीक है, जैसे कि वो क्या बोलते हैं उसको, हिजाब, ठीक है, हिजाब के ऊपर जो एक चल रहा है, ये भी एक अब देखना पड़ेगा क्या जजमेंट आएगा, क्या किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को संभाला जाता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, चाहे कंपनी मैटर हो चाहे सोशल मैटर हो, जजमेंट या लैंडमार्क केसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फर्दर स्टडीज एंड फर्दर सोशल रिफॉर्म भी बोल सकते हो, कंपनी मैटर रिफॉर्म भी बोल सकते हो, सो केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द डॉक्ट्रिन हिजाब में तो पागलपंती कर जबरदस्ती, ये इतने सालों से समझ में नहीं आया, अचानक क्या भूत चढ़ गया। भूत का तो पता नहीं, अब देखो क्या होता है ये किसी किसी केस में कहीं कहीं जगह में थोड़ा पागलपंती चढ़ता है लोगों को, आई डोंट नो क्या होगा, वो सुप्रीम कोर्ट जाने, अब इस मैटर पे हम लोग ना ही बात करें तो अच्छा है, जानते हो ना, ठीक है लेकिन बड़ा ही सेंसिटिव इश्यूज बन जाता है, ठीक है, तो इसीलिए मैं इस मैटर पे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, और आप लोग भी बोलूँगा कि चुप रह जाओ, क्यों, बिकॉज सीरियसली ये सबका अपना अपना एक पहनावा है, और इसको लेके मुझे भी नहीं लगता पर्सनली, अगर मुझे पूछो तो, कि मुझे नहीं लगता कि इसको लेके ज़्यादा होना चाहिए लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है। लोग फ्रॉड लेके स्कैम लेके पड़ गए, ये लोग अभी हिजाब का नाड़ लेके पड़ गए, या कहाँ से कहाँ पहुंच गए ये लोग, अभी हिजाब पकड़ के बैठ गए। अब सर क्या है, यूनिफॉर्म का बेसिस सोच समझ के तो आया हुआ, कोई बेवकूफ थोड़ा जिसने यूनिफॉर्म बनाया है। नहीं एक्चुअली इसको मैं रिलीजियस बस मैटर जब भी आएगा यही होगा, लाना ही रिलीजियस नहीं चाहिए। एक्चुअली देख, ये तो गलती तो सच बोलूं ना तो गलती तो तब हुआ है जब कंट्री 47 में फॉर्म हुआ था ना, तभी हुआ था, मतलब सबको इतना आज़ादी मिल गया ना, सबको आज़ादी दिया गया, और इसी का तो प्रॉब्लम है। अब सबको हर मैटर में आज़ादी मिलेगा ना तो यही प्रॉब्लम देखने का पड़ता है, क्योंकि जब न्यू संविधान कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा है, इसीलिए सुभाष बोस ने एक बहुत अच्छा बात किया था 47 के टाइम पे, फैसिज्म लाने का बात किया था उन्होंने थोड़ा बहुत, मतलब इंडिया को पहला 20 साल ना कंट्रोल में रखना चाहिए, एक बार कंट्रोल कर दो उसके बाद खुला छोड़ो, क्योंकि थोड़ा आदत डालना है ना, जैसे मानो कि जिस तरह का कोरोना में स्टार्टिंग में जैसे कि हम लोगों को कंट्रोल सिखाया गया कि भाई मास्क पहनो मास्क पहनो, अब देखना रास्ते में मास्क पहना हुआ लोग दिखेगा आपको, भले ही कोरोना भी नहीं है बट मास्क पहना हुआ लोग दिखता है, आप भी पहनते हो मैं भी पहनता हूँ,
तो कुछ ना कुछ लोग तो पहनते हैं मास्क, तो ये कंट्रोलिंग है, ठीक है। तो ये 47 के बाद में थोड़ा कंट्रोलिंग सीखना चाहिए था, इसलिए थोड़ा कंट्रोलिंग। शुरू से ही इतना आज़ादी अच्छा नहीं था, क्यों? क्योंकि हम लोग इतना दिन गुलाम रहे अब गुलाम के बाद अगर अचानक से किसी को छोड़ दोगे तो फिर उसका क्या होगा, वो अपने आप को ज़्यादा समझ लेगा, अब इसी का नतीजा है, ठीक है। अब सीरियसली, इलेक्शन का चक्कर लग रहा है सर। हाँ बोलो सर। इलेक्शन का चक्कर लग रहा है। हाँ, ये इलेक्शन का चक्कर है, ये जो चक्कर है ना, ये शुभश्री ने एकदम सही बात बोला सर, ये इलेक्शन का चक्कर है। ये मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये बीजेपी या नॉन बीजेपी वाला बात बिल्कुल नहीं है, बट बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है ना, ये एक तरह का कॉन्स्पिरेसी है। ये जब जब हिंदू मुस्लिम का मैटर को सामने उछाला जाता है, आप समझ लेना कि ये कौन करता है। क्यों जानते हो? आप थोड़ा सोचिएगा, ठीक है। जब पावर में कोई ऐसा है जिनके अगेंस्ट में एक दाग लगा के रखा है कि भाई ये लोग हिंदू नेशनलिस्ट है, बट जहां पर कि ये कंट्री को चला रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई हिंदू नेशनलिज्म का बात होता ही नहीं है। ये हिंदू नेशनलिज्म का बात आप देखना हमेशा ओपोनेंट बताते हैं आपको, जो एक गलत है सोच एक, ठीक है। हमेशा आप देखना ओपोनेंट पार्टी की तरफ से ना ये हिंदू नेशनलिज्म का एक नारा लगा देते हैं और बेसिकली एक भगदड़ मचाते हैं, और लोगों के मन में एक, कौन अपना वोट बैंक खराब करेगा रे? अगर आप लोग सोचो ना, कौन अपना वोट बैंक खराब करेगा? क्या मोदी जी या मोदी जी का संघ से जुड़ा हुआ जो भी लोग है, कि वो चाहेगा कि वो इंडिया से भाग जाए? तो ये तो कॉमन सेंस है, समझ में आ रहा है कि भाई ये यूपी का इलेक्शन भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक मुद्दा होता है, बिकॉज यूपी भारत का सबसे ज्यादा सीट लेके आते हैं, 24 करोड़ का जनसंख्या है, बहुत बड़ा सीट का खेल है, चाहे आप विधानसभा देख लो, लोकसभा देख लो, ठीक है। मतलब भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये डिपेंड करता है यूपी से। अगर यूपी में भी बीजेपी हार गया ना, तो 2024 में भी बीजेपी का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक जो एक बार हार जाएगा, पॉपुलैरिटी कम हो सकता है। तो ये बेसिकली उसी का चक्कर है कि भाई इस बार यूपी में थोड़ा सा गिरा दो और कुछ ना कुछ मामला क्रिएट करते रहो। अब ये सिंपल बात है, समझ में आता है। ये जब भी आप देखना ये धर्म को सामने लाता है ना, ये हमेशा ओपोनेंट करता है, ये मतलब बेसिकली ग्रोथ को रोकने का एक ओपोनेंट का खेला है। ये चीज अच्छा नहीं लगता मुझे। आप कंट्री, जैसे ये चीज अच्छा बोला अभिषेक ने, वे कंट्री कहाँ जा रहा है, आप क्या मैटर को उछाल रहे हो, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। मतलब पुराना ग्लोरी को एस्टेब्लिश करना एक चीज होता है, लेकिन इस तरह का मैटर को सामने लाना ये कोई मतलब नहीं होता, दैट्स ट्रू। अच्छा चलो, इंडोर मैनेजमेंट, इसीलिए मैं बोला था ना आप लोगों को कि ये सब मत उठाओ, क्या मतलब निकलेगा किस बात का, कोई मतलब नहीं है, छोड़ो। ऐसे ही सेंसिटिव इशू है, और न्यूज चैनल वाले तो और बदमाश न्यूज चैनल वाले तो और बदमाश, दिमाग खराब करता है। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवंड, द फैक्ट्स ऑफ द केस क्या था? आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड्स फॉर द बोरोइंग ऑफ मनी ऑन बॉन्ड्स। ध्यान से सुनना बात को प्लीज। कंपनी का आर्टिकल जो है, आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड्स द बोरोइंग ऑफ मनी ऑन बॉन्ड्स। बॉन्ड समझते हो ना आप लोग? बॉन्ड में पैसा क्या होता है, लोन Yes, में sir. मिलता है ना। बॉन्ड इशू करता है तो लोन मिलता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, आरबीआई बॉन्ड होता है। गवर्नमेंट क्या करता है, बॉन्ड इशू करता है, बदले में लोन लेता है, ठीक है। ऐसा कंपनी ने भी बॉन्ड इशू करेगा, ठीक है। अब एनएससी के साइड में जाओगे, ठीक है, एनएससी बॉन्ड बोल के लिखोगे ना, आपको बहुत सारा दिखेगा ये सब रियल लाइफ में। आज का डेट में ये सब बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड मार्केट। एनएससी बीएससी दोनों साइड में दिखता है, बस आपको नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ एक बार, जिन लोगों को नहीं नॉलेज है, जिनको पता है, मुझे पता है, जिनको पता है, ये देखो साहब, ये सब बॉन्ड है, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, लो किया, ठीक है। यहाँ पर आपको अलग अलग कंपनी वाइज भी मिलेगा, जैसे ये ब्रिटानिया दिख रहा है, ठीक है, धनी लोन, ईसीएल फाइनेंस, ईएचएफएल इंडी, हडको, ठीक है, इंडिया बुल क्रेडिट, बहुत सारा है। ब्रिटानिया का देख लो, ये देखो ब्रिटानिया भी बॉन्ड इशू किया है सर, ठीक है। इन3 सीरीज है, रेगुलर बॉन्ड है, मतलब टैक्स है, एक होता है टैक्स फ्री, एक होता है रेगुलर। 5.5% इंटरेस्ट दे रहा है ब्रिटानिया, ठीक है। इसका रेटिंग अच्छा दिया है आईसीआरए ने, रेटिंग एजेंसी ने, AAA रेटिंग है इसका, ठीक है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस 29 करके था, ठीक है, 29। मार्केट में ट्रेड होता है ये सब, स्टॉक मार्केट के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। मैं इसका डिटेल्स में और नहीं जाना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ आपको कि कंपनी मार्केट में बॉन्ड इशू करता है। बॉन्ड क्या है? एक लोन पेपर है, सिंपल, ठीक है, सिंपल कंपनी का एक लोन इशू करने का एक पेपर है, जिसके थ्रू से कंपनी मार्केट से लोन इशू करता है। और आप अगर कंपनी को ये पैसा देते हो, कंपनी आपको जो भी वादा किया है और मार्केट रेट के साथ आपको इंटरेस्ट में पैसा देगा। जैसे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा बॉन्ड मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है।
ठीक है। तो इसका ज़्यादा डिटेल्स अभी नहीं जाऊंगा, फिर मैं मुद्दे से हट जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, ये सब म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट क्लास में ये सब खुल के चर्चा करता हूँ सर। सिर्फ इतना सारा बात है, एक बात करने जाओ 1000 बात निकल के आ जाता है। कोशिश करता हूँ कई बार थोड़ा चुप रहूं, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, कंप्लीट करवाना है। लेकिन क्या है ना, फिर भी कभी बार बोल देना पड़ता है। तो आर्टिकल ऑफ कंपनी प्रोवाइड द बोरोइंग ऑफ मनी ऑन बॉन्ड्स, ठीक है। कंपनी बॉन्ड इशू करके पैसा विथड्रॉल करेगा, बोरो करेगा, लोन लेगा, which requires resolutions to be passed in general meeting। और क्या बोला इसमें कि भाई जिसके लिए आपको जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कराना होगा। द डायरेक्टर डिड एक्वायर द लोन, डायरेक्टर ने लोन लिया बट फेल टू पास द रेजोल्यूशन। लोन ले लिया कंपनी ने, लेकिन रेजोल्यूशन पास नहीं किया। लेकिन बाद में जब कंपनी ने लोन का डिफॉल्ट कर दिया एंड द कंपनी वाज हेड लायबल, हाँ सर, कंपनी ने लोन डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट नहीं किया, और कंपनी लायबिलिटी हो गया कंपनी का। शेयर होल्डर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द क्लेम, क्योंकि कंपनी का लायबिलिटी मतलब शेयर होल्डर का प्रेशर, हाँ सर, कंपनी का मार्केट में लायबिलिटी हो जाता है तो इसका प्रेशर किस पे आएगा? बोलो सर। अगर शेयर होल्डर का मार्केट में कंपनी का लायबिलिटी बढ़ जाता है तो इसका सबसे पहला असर किसको पड़ेगा? शेयर होल्डर को पड़ेगा, मेनली इक्विटी शेयर होल्डर को। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इक्विटी वाले को ही होता है। क्यों? बिकॉज इक्विटी इज द ट्रू ओनर ऑफ ए कंपनी। इक्विटी वाले कंपनी का ट्रू ओनर होता है। जो कंपनी का जो मार्केट में जो पेमेंट सिस्टम होता है ना, इक्विटी वाले को सबसे लास्ट में मिलता है, सबसे लास्ट में मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ किसी भी कंपनी का। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिखाया जाता है सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लास में इसको डिटेल्स में सिखाया जाता है। आप लोग अगर पहले भी किए हो तो भी देख जाओगे, और अगर आगे आगे एफएम पढ़ोगे ना तो आपको मैं तब भी सिखाऊंगा, ठीक है। ये रिलायंस निकाल दिया मैंने, ऐसे रैंडमली निकाला सर। फाइनेंशियल्स में चलते हैं और आपको बस एक बार शो करते हैं। ये देखो सर, ये कंपनी का फाइनेंस का रेवेन्यू स्ट्रक्चर है, मतलब बिजनेस का रेवेन्यू स्ट्रक्चर है। जस्ट लुक किया, ये देखो रिलायंस ने 2021 में कितना प्रॉफिट किया, रेवेन्यू कितना कमाया, 5,05,153, ठीक है, 5,05,153 करोड़ का। कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया, देखो सर ध्यान से, ये देखो कंपनी ने रेवेन्यू का डिटेल्स यहाँ पर दिख रहा है आपको। रॉ मटेरियल्स का कितना है, पावर फ्यूल कॉस्ट का कितना है, एम्प्लॉय कॉस्ट कितना किया, मतलब कितना सैलरी दिया, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना किया, ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस कितना किया। ये सब लेवरेज चैप्टर में कराया जाता है, ठीक है। लेवरेज का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आता है एफएम में, ठीक है। कॉस्टिंग में भी कराया जाता है, बट फाइनेंस में इसको स्पेशली किया जाता है। रॉ मटेरियल ये सब कॉस्टिंग का जो पार्ट है ये कॉस्ट में किया जाता है, फिर वहां से फाइनेंस में जुड़ा जाता है, ठीक है। इसलिए देखना बहुत केस में, सीए में, सीएस के केस में और सीएमए के केस में ऐसे नाम देता है सब्जेक्ट का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एक पार्ट आ जाता है, कॉस्टिंग में एक आ जाता है, और फाइनेंस में एक पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो अभी उसको मैं छोड़ो, उस मैटर को छोड़ो, लेकिन अभी बात को समझो। तो जैसे ही कंपनी ने रेवेन्यू कमाया, यहाँ से सबसे पहले कंपनी को इंटरेस्ट देना होगा। क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट वगैरह। फिर कंपनी डिप्रिसिएशन जो है वो तो रहेगा एसेट का, ठीक है, डिप्रिसिएशन चुकता करेगा। डिप्रिसिएशन चुकता करने के बाद कंपनी के पास जो बचा रहेगा, कंपनी के पास, ये देखो सर, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, ये देखो क्या दिया कंपनी ने, जो भी रेवेन्यू है वहां से डिप्रिसिएशन वगैरह हटाने के बाद कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया। दिख रहा है आप लोगों को? 21,000 करोड़ का इंटरेस्ट है। बोलो सर, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हेलो, अरे दिख रहा है कि Yes. है ना? अगर मानो कि कंपनी का मार्केट में लोन और ज्यादा है, रिलायंस हो या कोई और कंपनी, अगर लोन ज्यादा होगा तो ये इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। हेलो, अगर कंपनी का बोरोइंग ज्यादा है तो लोन इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट बढ़ने से प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, भैया भाई ठीक है। तो अगर कंपनी का लोन ज्यादा हो जाता है तो कंपनी का इंटरेस्ट ज्यादा हो जाने से, लोन ज्यादा होने से इंटरेस्ट ज्यादा, इंटरेस्ट ज्यादा होने से प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम होने से उसका असर नेट इनकम में पड़ेगा, और नेट इनकम में पड़ेगा मतलब अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा? अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। और अर्निंग पर शेयर कम हो जाना मतलब उसका असर किसको पड़ता है? अर्निंग पर शेयर कम होना मतलब शेयर होल्डर। शेयर होल्डर, समझ गए ना? ये दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। सब देखो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है।
आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ लेकिन फाइनेंस का बात करना पड़ा मुझे, ठीक है। सो क्यों शेयर होल्डर ने रिफ्यूज किया, इसको समझाने के लिए मुझे फाइनेंस में थोड़ा जाना पड़ा, ठीक है। बेसिक बात है, बट बेसिक तभी लगता है जब हर चीज समझ में आता है, ठीक है, नहीं तो हर चीज ना कॉम्प्लेक्स फीलिंग होगा। भाई कंपनी ने पेमेंट नहीं किया तो शेयर होल्डर का क्या लेकिन सर कंपनी का पेमेंट का असर तो शेयर होल्डर पे ही आएगा। अगर कंपनी डिफॉल्ट करता है लोन पे तो उसका असर शेयर होल्डर पे ही आता है, ठीक है, सिंपल बात। तो शेयर होल्डर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द क्लेम इन द एब्सेंस ऑफ द रेजोल्यूशन। अब शेयर होल्डर क्यों रेजोल्यूशन को मतलब क्यों इसको रिफ्यूज कर रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि कंपनी के एमओए में लिखा है, एओए में लिखा है, सॉरी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, इंटरनल मैनेजमेंट में बता के रखा है कि अगर कंपनी का लोन पास होगा तो रेजोल्यूशन देख के ही होगा। मतलब रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ क्योंकि उसमें रेजोल्यूशन में शेयर होल्डर का सम्मति होना चाहिए, रेजोल्यूशन में शेयर होल्डर का सम्मति या एसेंट होना चाहिए, जो कि नहीं लिया गया, डायरेक्टर ने नहीं लिया। Held, the company shall be liable since the person dealing with the company is entitled to assume that there has been a necessary compliance with regards to the internal management. तो ये केस में क्या हुआ, शेयर होल्डर तो रिफ्यूज कर दिया, लेकिन हेल्ड क्या हुआ केस में, द कंपनी शैल बी लायबल, कंपनी लायबल है since the person dealing with the company, जो बंदा कंपनी के साथ डील कर रहा है, is entitled to assume that there has been necessary compliance with regards to the internal management. सर ये इंटरनल मामला है, डायरेक्टर और शेयर होल्डर पे क्या बात हुआ है ये जानना बाहर वालों का दरकार नहीं है। This is not none of the business of outsider. Try to understand. ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का अपोजिट बात कर रहा है ना सर। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोल रहा है कि जो भी बंदा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है उनको ये प्रिज्यूम कर लेना पड़ेगा, भले ही आप एओए पढ़ो ना पढ़ो, बट ये प्रिज्यूम है कि भाई आपने एओए पढ़ के आया। तो अगर आपने कंपनी को लोन दिया, ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, कंपनी ने रेजोल्यूशन पास नहीं करवाया था फिर भी डायरेक्टर ने लोन लिया, ये डायरेक्टर का प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोल रहा है कि भाई आपको पढ़ के आना चाहिए। तो फिर यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्टिव नोटिस को फॉलो करते तो कंपनी इज नॉट लायबल, बट इंडोर मैनेजमेंट कहता है, ये तुर्कवान रूल में ये चीज हुआ कि भाई हर बात कंपनी के बाहर वाले नहीं जानेगा, हर बात बाहर वाले को नहीं पता होगा, जो लोन दिया कंपनी को उसको नहीं पता कि शेयर होल्डर के साथ डायरेक्टर का क्या बात हुआ है, रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ। अब ये हर चीज देखने का जिम्मा थोड़ी ना बाहर वाले लेके रखा है, ये इंटरनल मैनेजमेंट का मामला है, ये मैनेजमेंट समझेगा, कंपनी इज लायबल, कंपनी को लोन का पैसा देना पड़ेगा। बात समझे सर? हेलो, क्या आप लोगों को बात समझ में आया? यस सर। ये और अगर आप लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो आप जाओ, यहाँ पर विकिपीडिया में भी मिल जाएगा ये, या फिर किताबों में भी मिलता है, बहुत ही फेमस लॉ है सर। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवांट is a UK company law case that held people transacting with companies are entitled to assume that internal companies rules are complied with even if they are not. This indoor management rule or rule in Turquant case is applicable in most of the common law world. It originally mitigated the harshness of the constructive notice. ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिव नोटिस का जो हर्सनेस था कि भाई आपने नहीं पढ़ा या आपका प्रॉब्लम है, ये हर्ट्स बात है ना सर। तो ये हर्सनेस को यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में बेसिकली सप्लीमेंट किया गया, ठीक है, और ये यूके में सप्लीमेंट किया गया 2006 में, ठीक है, और हमारे यहाँ पर भी आ गया सर। मिस्टर तुर्कवांट वाज ऑफिशियल मैनेजर ऑफ द इंसॉल्वेंट कैमेरन्स कोलब्रुक स्टीम Coal and Swansea and Luffer Railway Company. ठीक है, it was incorporated under the Joint Stock Companies Act 1944. The company had given a bond of rupees 2,000 pounds to the Royal British Bank, which secured the company's drawing on its current account. The bond was under the company's seal, signed by the two directors and the secretary. When the company was sued, it alleged that under its registered deed of settlement, the article of association, directors only had power to borrow to the amount authorized by a company resolution. जहाँ करके director ने authorize नहीं लिया था। A resolution has been passed but not specifying how much the director could borrow. Resolution पास हुआ था बट कितना बोरो करेगा ये पास नहीं हुआ था, तो मतलब बेसिकली पास नहीं हुआ था, ठीक है। तो बाद में शेयर होल्डर तो थोड़ा सा अपोज किया था, बट जो केस का जजमेंट सुनाया था लॉर्ड जर्विस, ठीक है, इन्होंने बोला था कि नहीं भाई ये इंडोर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, बाहर वाले को इससे कोई लेना देना नहीं। और ये बहुत ही सही जजमेंट मुझे लगता है। क्या बोलते हो सर आप लोग, बोलो आप लोगों का क्या फीलिंग है?
हाँ, फीलिंग क्या है? सही है ना जजमेंट? अरे बोलो सर। है दादा। The rule was further endorsed by the House of Lords in Mahoney versus East Holliford Mining Company. ठीक है, 1875. In this case, the article of a company is provided that the check shall be signed by 2 directors and countersigned by the CS. ठीक है, it later came to light that neither the director nor the secretary who signed the check was appointed properly. Held the person receiving such check shall be entitled to the amount since the appointment of director is a part of the internal management. अब कौन कंपनी का मैनेजमेंट का पार्ट है, कौन डायरेक्टर है, ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम of the company and a person dealing with the company is not required to inquire about it. कंपनी ने डायरेक्टर बिठाया कि नहीं बिठाया, किसी ने फॉर्जरी किया, ये बाहर वाले को कैसे पता चलेगा? उसको चेक मिला है डायरेक्टर के साइन वाला और सेक्रेटरी का काउंटर साइन वाला, ठीक है, तो ये बाहर वाले थोड़ी देखने आएगा। हाँ, ऐसे तो किसी भी कोई भी कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, शेयर होल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी किसको चेक दे रहा है नहीं दे रहा है, डायरेक्टर साइन कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई फॉर्जरी कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बाहर वाले थोड़ी ना देखने आएगा। तो ये भी इंटरनल प्रॉब्लम है। द अबव व्यू हेल्ड इन द केस ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड वर्सेस Mahoney versus East Holliford Mining Company, supported by section 176 of the Companies Act 2013, which states that the defects in the appointment of the director shall not invalidate the act's term. ठीक है, तो ये कंपनी का इंटरनल मामला है। The doctrine provides that the third parties who enter into a contract with the company is protected against any irregularities, ठीक है, in the internal procedure of the company. तो बेसिकली इंडोर मैनेजमेंट किसको प्रोटेक्ट करता है? आउटसाइडर को। The third parties cannot find out internal irregularities. अंदर में क्या प्रॉब्लम है ये बाहर वाले को नहीं पता चलेगा। That take place in a company. Hence the company will be liable for any loss suffered by them due to these irregularities. The doctrine of constructive notice protect the company against the claim of third parties. मतलब ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो था ये बेसिकली कंपनी को बाहर वालों से बचाता था, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है ये बाहर वाले को कंपनी के अंदर के प्रॉब्लम मतलब इंटरनल मैनेजमेंट के प्रॉब्लम से बचाते हैं। आई होप कि दोनों प्रॉब्लम क्लियर है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो कंपनी को बाहर वालों से बचाता है, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है ये बाहर वाले को कंपनी का इंटरनल प्रॉब्लम से बचाते हैं। क्लियर है सर? यस सर। कुछ एक्सेप्शन केस भी देखा गया है, कुछ एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी देखा गया है। सम एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन दैट हैव बीन जुडिशियली एस्टैब्लिश्ड व्हिच प्रोवाइड सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच द बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय पर्सन डीलिंग विद द कंपनी। ठीक है, कुछ केस में ये इसका बेनिफिट नहीं दिया जाता, जैसे नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। This rule does not apply to circumstances where the person affected has an actual or constructive notice of the irregularity. In Howard versus Patent Ivory Manufacturing Company, 1888, 156 of the article of company empowered the director to borrow up to 1000 pound. डायरेक्टर को एम्पावर करता है कि वो 1000 पाउंड बोरो कर सकता है। ठीक है, द लिमिट कुड बी रेज्ड प्रोवाइड कंसेंट वाज गिवन इन द जनरल मीटिंग। ये 1000 पाउंड एक्सटेंड भी हो सकता है अगर जनरल मीटिंग में इसका मतलब इसको पास किया जाए, रेजोल्यूशंस को कंसेंट अगर मिले तो। विदाउट द रेजोल्यूशन बीइंग पास्ड, बोलो सर कुछ कहना चाहते कोई? हेलो, ओके। विदाउट द रेजोल्यूशन बीइंग पास द डायरेक्टर टुक 3500 पाउंड। रेजोल्यूशन पास नहीं किया लेकिन डायरेक्टर ने कितना लोन ले लिया? 3500 पाउंड लोन ले लिया फ्रॉम वन ऑफ द डायरेक्टर हु टुक डिवेंचर्स। किन से लिया? किसी और डायरेक्टर से जो डिवेंचर्स इशू किया कंपनी को। Held the company was liable only to the extent of 1000 pounds. कंपनी कितना लायबल है? 1000 पाउंड के लिए लायबल है। Since the directors knew the resolution was not passed and they could not claim protection under Turquoise rule. समझ में आ रहा है सर? हॉवर्ड भी पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग का क्या केस है? हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी का। डायरेक्टर के पास बोरो करने का पावर कितना था? 1000 पाउंड का। इस लिमिट को एनहांस किया जा सकता था रेजोल्यूशन पास करके, बट रेजोल्यूशन बिना रेजोल्यूशन पास किए डायरेक्टर ने 3500 पाउंड कर लिया। और किन से? किसी और डायरेक्टर से। हु टुक डिवेंचर्स। हेल्ड डिवेंचर भी लोन ही होता है सर बेसिकली। हेल्ड द कंपनी कितना लायबल है? 3500 पाउंड की 1000 पाउंड? बोलो। 1000 पाउंड।
तुर्कवान रूल के हिसाब से चलते तो 3,500 होना चाहिए ना। तुर्कवान रूल के हिसाब से चलना था, तुर्कवान तो कंपनी को लायबल ही कर देता पूरा का पूरा के लिए। लेकिन सर इन दिस केस क्योंकि डायरेक्टर को पता है रिजोल्यूशन पास नहीं है और जिन्होंने दिया है वो भी डायरेक्टर है, वन ऑफ द डायरेक्टर्स, ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा खेल अंदर का मामला है, तो इसमें कंपनी का क्या लायबिलिटी है, तो ये एक्सेप्शन है। इसीलिए इसमें कंपनी लायबल है 1000 के लिए जो कंपनी का एम्पावरमेंट दिया गया है डायरेक्टर को। 3,500 पाउंड लोन कंपनी पे नहीं करेगा, तो इसमें तुर्कवान रूल में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। समझ में आ गया सर? हेलो। Suspicion of irregularity. In case any person dealing with the company is suspicious about the circumstances revolving around a contract, then shall inquire into it. If he fails to inquire, he cannot rely on this rule. ये केस हुआ था आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ एंड कंपनी के बीच में। The plaintiff accepted a transfer of property from the accountant. Plaintiff ने प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर लिया था अकाउंटेंट से। किसी का थोड़ा म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए ना नवनील। ओके ठीक है, एक्चुअली बैकग्राउंड नॉइज होने से ना बाद में रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा जिन लोग करेंगे। नवनील কিছু কি বলবে? আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, কোশ্চেন থাকলে তখন আনমিউট করে বলবে, কোনো প্রবলেম নেই। না না, আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। तो Anand Bihari Lal versus Dinshaw and Company, the plaintiff accepted a transfer of property from the accountant. The court held that the plaintiff should have acquired a copy of the power of attorney. Accountant थोड़ी ना ट्रांसफर कर सकता है, accountant is not the owner। तो जिन्होंने केस किया उसको देखना चाहिए था कि अकाउंटेंट के पास क्या पावर ऑफ अटॉर्नी है टू कंफर्म द ऑथोरिटी ऑफ द अकाउंटेंट, दस द ट्रांसफर वाज कंसिडर्ड वॉइड। तो ये ट्रांसफर अगर अकाउंटेंट ने किया है, ठीक है, तो ये अकाउंटेंट अगर कोई चीज ट्रांसफर कर रहा है विदाउट टेकिंग एनी परमिशन और पावर ऑफ अटॉर्नी तो ये वॉइड हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। ऐसा ही अलग अलग केस बना है सर, फॉर्जरी का भी केस है, मतलब नकल करना, बेसिकली डुप्लीकेसी करना, ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग फॉर्जरी और वॉइड एब इनिशियो। अगर किसी भी तरह का फॉर्ज करते हो आप तो वो वॉइड एब इनिशियो है, मतलब नल है, वॉइड है, सिंस इट इज नॉट द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट। क्योंकि जब आप किसी कोई चीज फॉर्ज करते हो तो ये किसी का फ्री कंसेंट नहीं होता, मतलब वो कोई फ्रीली आपको नहीं बोलता, आप जबरदस्ती या उसको बेसिकली धोखा देते हो। इट इज अ सिचुएशन ऑफ नो कंसेंट एट ऑल। भाई मेरा ओपिनियन नहीं है, फिर भी मेरा ओपिनियन के बिना या मेरा परमिशन के बिना तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो। दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड केस के केस 1906 में। ए पर्सन वाज इशूड ए शेयर सर्टिफिकेट, एक बंदे को शेयर सर्टिफिकेट इशू किया गया विद ए कॉमन सील ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो सील है, जो थप्पा है, आज के डेट में कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी। मैं आपको बता दूं आज के डेट में इंडियन कंपनीज लॉ में भी कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ कोई चाहे तो रख सकता है। आगे आगे बताऊंगा मैं आपको कॉमन सील के बारे में। द सिग्नेचर ऑफ टू डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी वाज रिकॉर्ड फॉर ए वैलिड सर्टिफिकेट। Point to be noted, a person was issued a share certificate with the common seal of the company. The signature of two director and the secretary was required for a valid certificate. कॉमन सील तो था लेकिन वैलिड होने के लिए शेयर सर्टिफिकेट को दो डायरेक्टर का सिग्नेचर और कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर उसमें जरूरी था। The secretary signed the certificate in his name and also forged the signature of the two director. सेक्रेटरी ने खुद तो साइन किया ही और साथ में दो डायरेक्टर का सिग्नेचर भी फॉर्ज किया। The holder contended that he was not aware of the forgery. जिन्होंने उसको जिस कंटेंट को रिया उसको पता नहीं था कि उनके साथ धोखा हुआ है, and he is not required to look into it. The court held that the company is not liable for forgery done by its officers. कंपनी इसके लिए लायबल नहीं है, लेकिन जो ऑफिसर्स गलती किया वो लायबल है। The company is not liable for forgery done by its officers. ठीक है, ऑफिसर्स ने जो किया इसके लिए कंपनी लायबल नहीं है, ऑफिसर्स लायबल। ठीक है, तो ये फॉर्जरी का केस में होता है। हर केस में आप कंपनी को भी लायबल नहीं बना सकते। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट का और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, आप चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो, मैं नोट शेयर कर लूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो मस्ट गो थ्रू सर। ठीक है, एक कुछ क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नोन तुर्कवान रूल। आपको पता चल गया रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवान के बीच में ये केस पहले जजमेंट दिया गया था, लैंडमार्क केस था, इसलिए तुर्कवान रूल के नाम से जाना जाता है। और एक केस है, इज देयर एनी प्रोविजन फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट एट द कंपनीज एक्ट 2013। सर इसके बारे में कुछ 2013 में बोला गया है, नो देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन रिलेटिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट, कोई स्पेशल प्रोविजन तो नहीं है। हाउएवर द कोर्ट इन इंडिया हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस डॉक्ट्रिन इन वेरियस केसेस एंड दस फॉलोड इन इंडिया।
बहुत सारे केस में इसको फॉलो किया जाता है, इसलिए इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट फॉलो होता है। Is the doctrine of Indian management applicable in India? Yes. The Indian courts applied the doctrine of Indian management in cases like Diwan Singh versus Hira Singh versus Minerva Mills Limited. In this case, under the company's article, the director had the power to allot only 5,000 shares. Director के पास पावर था वो 5,000 शेयर अलॉट कर सकता है. However, they allotted above 13,000 shares. पावर के बियॉन्ड जाके डायरेक्टर ने मैनेजमेंट के रोल के अगेंस्ट में जाके किया. The court held that the allottees of shares were contracting in good faith. जिन्होंने जिसको allotment किया गया वो good faith में किया, उसके मन में कोई चोर नहीं था with the company, and they were entitled to assume that the act of directors in making allotment to them were within the scope of their powers conferred upon them by the shareholders of the company. तो ये कंपनी का अंदर का मामला है, इसको बाहर वाले का क्या प्रॉब्लम? They were not bound to inquire whether the act of the director which related to internal management had been properly and regularly performed or not. ठीक है. So basically ये जिनको कंपनी का शेयर मिला है 13,000 शेयर मिल गया जो डायरेक्टर ने ट्रांसफर कर दिया, बट डायरेक्टर के पास पावर नहीं था 5,000 का, 13,000 का परमिशन नहीं था, ओनली 5,000 का था. तो जिनको मिला है वो तो गुड फेथ में किया है, उसके मन में कोई चोर नहीं है. अब डायरेक्टर ने किया है, शेयर होल्डर ने परमिशन दिया नहीं दिया उनका प्रॉब्लम है, इससे कंपनी का क्या दोष? सॉरी, कंपनी इज लायबल. बेसिकली कहने का मतलब ये है ये इंटरनल मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, ये बाहर वाले का कोई इसमें गलती नहीं है. तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ मैनेजमेंट? द डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन ऑब्वियस रीजंस ऑफ कन्वीनियंस इन बिजनेस रिलेशन फॉर थर्ड पार्टीज विद अ कंपनी. बाहर वाले कंपनी के साथ जो बिजनेस डील करता है उसको समझने के लिए इंटरनल मैनेजमेंट का बहुत जरूरत है. इट इज बेस्ड ऑन द रूल दैट व्हाट हैपेंस इंटरनली इन अ कंपनी इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज. कंपनी अपने अंदर में क्या बेसिकली खिचड़ी पका रहा है, ये कंपनी का अपना प्रॉब्लम है, ये पब्लिक नॉलेज का मैटर नहीं है. एन आउटसाइडर कैन ओनली प्रिज्यूम द इंटेंशन ऑफ ए कंपनी. एक आउटसाइडर सिर्फ कंपनी के बारे में प्रिज्यूम ही कर सकता है कि ऐसा होगा, ठीक है, बट नॉट नो द इंफॉर्मेशन ही और सी इज नॉट प्रिवी टू. इफ नॉट फॉर दिस डॉक्ट्रिन द कंपनी कुड एस्केप क्रेडिटर्स बाय डिनाइंग द अथॉरिटी ऑफ ऑफिशियल्स टू एक्ट ऑन इट्स बिहाफ. ठीक है. सो डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट का मेन पर्पस यही है सर. ठीक है. मतलब ऐसा करके कंपनी क्रेडिटर से भी एस्केप नहीं हो सकता. क्रेडिटर कंपनी को लोन प्रोवाइड कर देते हैं. ठीक है. अब कंपनी अंदर में क्या खिचड़ी पका रहा है, ये थोड़ी ना बाहर वाले का प्रॉब्लम है. बाहर वाले मतलब कंपनी का आउटसाइड मैटर को जान सकता है, बट कंपनी का इंटरनल मैटर को जानने का उसको कोई हड़बड़ी नहीं है. सो फ्रॉम वेयर कैन आई गेट द. अच्छा, अब एक सवाल है सर, कहाँ से हमें एमओए मिलेगा? सर, एनी पर्सन कैन ऑब्टेन ए कॉपी ऑफ एमओए एंड एओए association of company after paying prescribed fee to the register of companies whether company is registered. अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो आपको कंपनी के ROCC भी मिल जाएगा. ए पर्सन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दीज डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ऑन MCA पोर्टल. आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट में जाकर भी ले सकते हो प्रेस्क्राइब फीस देके. एन इंडिविजुअल कैन ऑल्सो प्रोक्योर ए कॉपी ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज. ROC के साइट में जाके भी या ROC के ऑफिस में जाके भी आप ले सकते हो. तो ये बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. ठीक है. आप आराम से देखो, मैंने पूरा का पूरा छानबीन कर दिया केस लॉ के साथ. सो प्लीज, फॉर्जरी सब कुछ, नेग्लिजेंस, एवरीथिंग मैंने बता दिया. बोलो सर, प्लीज बताओ मुझे समझ में आया या नहीं? यस सर. अच्छा, आगे सेक्शन 6 के बारे में क्या बताएंगे सर? सर, एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एटसेट्रा. क्या मेमोरेंडम में आर्टिकल को ओवरराइड किया जा सकता है? सर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 of the act, save as otherwise expressly provided in this act, the provision of this act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in the memorandum of article of company or in any case agreement executed by it or in any resolution passed by company in general meeting or by board of director, whether the same be registered, executed or passed as the case may be before or after the commencement of this act. Any provision contained in the memorandum, article, agreement or resolution shall to the extent to which it is repugnant in conflict, repugnant का मतलब होता है conflict में, to the provision of this act become or to be void as the case may be. मैं समझाता हूँ क्या है. अगर simple word में समझा जाए, the provision of this act shall have overriding effect, but keep in mind that this section starts with save as otherwise. It means that if any other section of the act says that article is superior, अगर किसी एक्ट में बोला जाता है कि भाई आर्टिकल सुपीरियर है, देन आर्टिकल बड़ा है. ठीक है. एक्ट से बड़ा आर्टिकल है सर. सेक्शन 47
of the act deal with voting power of member. सेक्शन 47 कंपनी के मेंबर के वोटिंग पावर के बारे में बात करता है. एंड ए नोटिफिकेशन डेटेड 5 जून 2015 में एक नोटिफिकेशन आया कंपनीज एक्ट में that section 47 is applicable to a private company subject to article association. प्राइवेट कंपनी में भी सेक्शन 47 मतलब मेंबर के वोटिंग पावर के बारे में बोला गया है, बट सब्जेक्ट टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. नाउ इफ AOA of a private company says that section 47 is not applicable to it, then in this case AOA will become superior. अगर सेक्शन अगर कंपनी अपने AO में बोलते कि भाई 47 is not applicable, तो फिर 47 is not applicable, then AOA will become superior because आर्टिकल में बोल के रखा है 47 is not applicable and section 47 of the act will not be applicable because AOA बड़ा कि सेक्शन बड़ा. सर AOA बड़ा. अगर सेक्शन में बोला है वोटिंग पावर है बट आर्टिकल बोल रहा है कि 47 एप्लीकेबल नहीं करेंगे, तो फिर नहीं करेंगे. इंटरनल मामला है भाई, हम फॉलो कर सकते हैं जहां तक पॉसिबिलिटीज हो. ठीक है, कंपनी का कुछ मैटर अंदरूनी होना चाहिए, हर बात में सेक्शन उठा के बात नहीं कर सकते. AOA बड़ा कि सेक्शन बड़ा, AOA बड़ा. समझ में आ गया सर? हेलो, अरे समझ में आया कि नहीं आया? सेक्शन 6 ओवरराइडिंग इफेक्ट था ये. ठीक है, या कंपनी ओवरराइड कर सकते नहीं, AOA को ओवरराइड नहीं कर सकता. ठीक है. अच्छा, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल और मेमोरेंडम आने के बाद क्या होता है? ठीक है, क्या होता है AOA MOA आने के बाद? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल शैल व्हेन रजिस्टर्ड बाइंड द कंपनी. ये कंपनी के लिए क्या हो जाता है? एक बॉन्डेज आ जाता है, एक बाइंड आ जाता है. एंड द मेंबर देयरऑफ टू द सेम extent as if they respectively had been signed by the company and by each member and contain covenants on it and is part to observe all the provision of the memorandum and article. It means that on the basis of MOA and AOA, अगर MOA and AOA में जैसा लिखा है, company is liable to members are liable to company. मतलब आप हमारे प्रति liable हो, मैं आपके प्रति liable हूँ. सिंपल बात है भाई. आप मुझे देखोगे तो मैं भी आपको देखूंगा, आप मुझे नहीं देखोगे तो मैं भी आपको नहीं देखूंगा. बट नॉर्मली मेंबर्स आर नॉट लायबल टू ईच अदर. फाइन टू बी नोटेड सर. कंपनी इज लायबल टू मेंबर, मेंबर्स इज लायबल टू कंपनी, बट नॉर्मली मेंबर्स आर नॉट लायबल टू ईच अदर. एक मेंबर दूसरे मेंबर के प्रति लायबल नहीं है. यही तो कंपनी का खूबिया है सर. कंपनी यही तो लिमिटेड है, इसका लिमिटेड लायबिलिटी ही हो जाता है. एक मेंबर दूसरे मेंबर के प्रति लायबल नहीं है. ठीक है, लेकिन कंपनी के प्रति मेंबर लायबल है, मेंबर के प्रति कंपनी लायबल. ठीक है. All monies payable by any member to the company under memorandum or article shall be a debt due from him to the company. For example, a company can recover call in arrear. आप लोग कॉल इन एरियर तो जानते हो ना. अगर कंपनी में कुछ बाकी है आपका पैसा, ठीक है, आपको कंपनी को शेयर में देना था. से फॉर एग्जांपल आप लोग कंपनी अकाउंट में पढ़े हो, बचपन में 11-12 क्लास में पढ़ा जाता है ना. बड़ा बेसिक अकाउंट्स है ये, कंपनी अकाउंट्स का बेसिक है. बेसिक अकाउंट्स नहीं बोलेंगे, कंपनी अकाउंट्स का बेसिक है. एक शेयर का प्राइस होता है 10 टका फेस वैल्यू. ठीक है, कंपनी एप्लीकेशन में 2 मांग लिया, अलॉटमेंट में 3 मांग लिया. आज भी होता है, IPO के केस में नहीं होता है, बट नॉर्मल शेयर इशू के केस में होता है. कंपनी 10 टका का फेस वैल्यू है, 2 टका अभी मांग लिया, 3 टका बाद में मांगेगा अगर कुछ बाकी रह गया. अलॉटमेंट एगुलो থাকতো. हाँ यस सर, वही तो बात कर रहा हूँ. ठीक है, ये कंपनी का मानो जैसे कि मानो फेस वैल्यू होता है. ठीक है, अब कंपनी का नॉर्मल फेस वैल्यू जो होता है ना, वो 10 टका, 5 टका, 1 टका ऐसा ही चलता है. स्टैंडर्ड इज 10. ठीक है, आज भी है. ठीक है, मतलब ये प्रैक्टिस है कि भाई कुछ नहीं तो कम से कम 10 रुपीज मान के चले. ठीक है, कुछ नहीं तो कम से कम 10 रुपीज मान के चले. इट्स लाइक दैट. ठीक है, जस्ट कहने का मतलब कुछ ऐसा, मतलब कंपनी जब मार्केट में शेयर लाता है तो कंपनी क्या बोलता है कि भाई आप अगर कंपनी का मानो टोटल 1 लाख शेयर होल्ड करना चाहते हो, करो होल्ड, कोई दिक्कत नहीं है. मार्केट प्राइस में नॉर्मली खरीदना पड़ता है, बट मैं यहाँ पर मार्केट प्राइस को छोड़ता हूँ थोड़ा. कंपनी अपना शेयर का फेस वैल्यू बताते हैं 10 रुपीज. अब ये 10 रुपीज को कंपनी एट ए टाइम नहीं मांगता. कंपनी जैसे 1 लाख इंटू कितना हो गया, 1 लाख इंटू 10 करके आपको 10 लाख देना होना चाहिए. ठीक है, ये कंपनी आपसे मांग रहा है क्योंकि आप कंपनी का क्या बनना चाहते हो? शेयर होल्डर. टू बिकम अ शेयर होल्डर. कितना शेयर होल्ड करोगे सर?
1 लाख शेयर। लेकिन 1 लाख शेयर तो होल्ड करोगे, लेकिन 10% करके आपको देना है। लेकिन अगर मानो कि आपको कंपनी ने बोला भाई एप्लीकेशन में 2 और अलॉटमेंट का 3, अभी 5 दे दो, ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट करके 5 दे दो, तो आप कंपनी को 5 लाख दिया, अभी भी आपका बाकी कितना है, कॉल्स इन एरियर कितना है, और 5 लाख, और 5 लाख, ठीक है, मतलब 5% फेस वैल्यू को अभी भी आपने दिया नहीं। तो सिंपल यही बात कर रहा है यहाँ पर, ऑल मनी इज पेबल बाय एनी मेंबर टू द कंपनी under the memorandum of article shall be a debt due from him to the company. For example, a company can recover calls in arrear from a member as forcefully as it is recovering loan due. जैसे मार्केट में कंपनी का लोन होता है तो जैसे उसको देना पड़ता है, वैसे एक कंपनी भी अपने मेंबर से ले सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने वादा किया था, सिंपल बात है। लेकिन उससे ज्यादा नहीं लेगा, ये बात भी जान लो। क्या आप मेमोरेंडम को अल्टर कर सकते हो? सेक्शन 13 आपको मेमोरेंडम को अल्टर करने का पावर देता है। As per section 2 subsection 3, alter or alteration includes the making of addition, omission and substitution. या तो कुछ ऐड कर दो, या तो कुछ ओमिट कर दो, या फिर कुछ सब्सटीट्यूट कर दो। प्रोसीडियर फॉर ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम जान लो सर, हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए कंपनी में, जब काम करोगे ना, एज ए CS जब प्रैक्टिस करोगे, एज ए चार्टर्ड जब प्रैक्टिस करोगे, एज ए CM में भी ये सब जगह बहुत आता है सर। तो सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स द प्रोविजन दैट डील्स विद ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम. The provision says that alteration by special resolution. Company may alter the provision of its memorandum with the approval of the members by a special resolution. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा के मेंबर का अप्रूवल लेके कर सकता है। नेम चेंज ऑफ द कंपनी, कंपनी अपना नाम चेंज कर सकता है। एनी चेंज इन द नेम ऑफ कंपनी शैल बी इफेक्टेड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग, ठीक है। However, no such approval shall be necessary where the change in name of the company is only the addition or deletion of the words private on the conversion of any of class. जैसे मानो आप प्राइवेट हो, पब्लिक बन रहे हो, तो ऐसे केस में आपको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन नहीं चाहिए। अगर आप प्राइवेट कंपनी से पब्लिक बन रहे हो तो बस आपका नाम के आगे पीछे प्राइवेट और पब्लिक या लिमिटेड वर्ड ऐड हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज रूल 2014, रूल क्या है, एक्ट के बाद अगर कोई चेंजेस आते हैं ना तो उसको रूल कहते हैं। द चेंज ऑफ नेम शैल नॉट बी अलाउड टू ए कंपनी व्हिच इज नॉट फाइल्ड एनुअल रिटर्न। अगर कोई कंपनी अपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करता और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो डिटेल्स है वो कंपनी फाइल नहीं करता है रजिस्टर के पास, व्हिच इज फेल टू पे और रीपे मैच्योर डिपॉजिट और डिवेंचर। अगर कंपनी का कुछ मार्केट में डिवेंचर या लोन लिया था लोगों से, ठीक है, या मार्केट में कोई लोन था, वो लोन रीपे नहीं किया कंपनी ने, ठीक है, फेल टू पे और रीपे द मैच्योर डिपॉजिट ऑफ डिवेंचर, जिन लोगों से लोन लिया था पेमेंट नहीं कर पाया अभी तक, ऐसा कंपनी अपना नाम नहीं बदल सकता। नाम बदल देगा ना तो लोग पागल हो जाएगा। आज बोलेगा एक्स लिमिटेड है, कल बोलेगा हम तो वाई लिमिटेड है, परसों बोलेगा मैं तो जेड लिमिटेड। तो नाम इतना जल्दी जल्दी नहीं बदल सकते, तो फिर क्या बन जाओगे, रंग बदलो गिरगिट बन जाओगे ना। समझ रहे हैं ना सर बात, रंग बदलो गिरगिट बन जाओगे, तो गिरगिट ही नहीं बनना है सर, ठीक है, गिरगिट ही नहीं बनना है। तो बेसिकली यही रीजन है that to change the name shall be allowed upon filing necessary documents और पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट और डिवेंचर, जो लोन वगैरह है रीपे करो और फिर जाके नाम चेंज करो। Entry in register of companies on any change in the name of company, the registrar shall enter the new name in the register of companies in place of the old name and issue a fresh certificate of incorporation. ऐसा हुआ है, ऐसा नाम चेंजेस का बहुत प्रोसेस चला है, बहुत सारा कंपनीज के केस में चला है। जैसे 197 कम्युनिकेशन अपने नाम को पेटीएम किया है, ठीक है, लिस्टेड नाम अभी भी पेटीएम, जैसे स्टॉक मार्केट में तो पेटीएम नाम से है, ठीक है, पेटीएम का नाम क्या है, अभी स्टॉक मार्केट पे पेटीएम के नाम से ही है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड तो है। जैसे आईटीसी ने बहुत बार अपना नाम चेंज किया, एक आईटीसी बहुत पुराना कंपनी है, एक जमाने में आईटीसी का नाम हुआ करता था इंटरनेशनल टोबैको कंपनी, फिर नाम चेंज करके किया इंडियन टोबैको कंपनी, फिर एक बार किया I.T.C ऐसे लिखता था। सब कुछ करने के बाद, ऐसे बहुत पुराना कंपनी सर, मोर देन 100 years, समझ रहे हो ना। अगर इतना दिन तक कोई बिजनेस चलता है, नाम बदलाव का कॉन्सेप्ट आ सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। आईटीसी का स्टोरी देखोगे, हिस्ट्री में जाओगे, ये देखो आईटीसी लिमिटेड ओरिजिनली नोन एंड इंपीरियल टोबैको कंपनी, नॉट इंडियन, इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर उसने बाद में हुआ WD&Ho Wills ऑन 24 अगस्त 1910 एज ए ब्रिटिश ओन्ड कंपनी, ठीक है, कोलकाता में, ब्रिटिश का था। उसके बाद कंपनी ने फिर से अपना नाम बदला, ये देखो सर, इट वेंचर्ड इनटू पार्टनरशिप इन 1911 विद फार्मर्स फ्रॉम द सादर्न पार्ट ऑफ इंडिया
to source leaf tobacco under the company's umbrella. The Indian Leaf Tobacco Development Company Limited was formed in Guntur district in Andhra Pradesh. उसके बाद 1928 में फिर कंपनी ने नाम थोड़ा बदला, टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया, एक सेकेंड, बहुत बार इसका नाम बहुत बार बदला, ये यहाँ पर ही दिख जाएगा, मैं इतना क्यों ढूंढ रहा हूँ। क्या नाम था देखो, इंडियन इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया। 1910 से 1970 तक ये नाम था, फिर नाम चेंज हुआ इंडियन टोबैको कंपनी, फिर इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड, फिर 1974 से 2001 तक था I.T.C, ठीक है, इट्स लाइक अ फुल फॉर्म टाइप में था, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनी फुल फॉर्म। फिर नाम चेंज हो गया 2001 से, अभी इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, इसका सिंपल नाम है ITC लिमिटेड। सर समझ रहे हैं ना आप लोग, प्लीज बोलो। है दादा। सर रियल लाइफ के साथ कनेक्टेड रहोगे ना, बहुत हेल्प मिलता है सर, ठीक है। और जब भी पढ़ोगे प्लीज पॉइंट को लिख लिख के पढ़िए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। लिख के पढ़िए तो अच्छा होगा, बिना लिख के पढ़ोगे तो मुश्किल बढ़ता जाएगा। चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, द अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम रिलेटिंग टू द प्लेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट शैल नॉट हैव एनी इफेक्ट अनलेस इट्स अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करोगे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए ऑन एन एप्लीकेशन इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो ये सब चीजों का आप लोगों को ख्याल रखना है। डिस्पोज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ चेंज इन प्लेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ चेंज इन ऑफ प्लेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days बिफोर पासिंग ऑफ ऑर्डर। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चीजें सेटिस्फाई करना चाहता है। द अल्टरेशन हैज द कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करोगे ना, तो जिनसे आप लोन वगैरह लियो है, ठीक है, उनका एसेंट चाहिए, कंसेंट चाहिए, डिवेंचर होल्डर का कंसेंट चाहिए, अदर पर्सन कंसर्न्ड विद द कंपनी कंसेंट चाहिए। सफिशिएंट प्रोविजन हैज टू बी मेड विद द कंपनी आइदर फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ ऑल इट्स डेब्ट्स, क्या वो जिस एरिया में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस लेके बिजनेस कर रहा था उस एरिया के हिसाब से अगर कोई मार्केट में लाइबिलिटी डेब्ट है कि नहीं है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। अगर मार्केट में कोई भी डेब्ट लाइबिलिटी ऑब्लिगेशंस है तो इतना ईजी नहीं होगा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना, समझ रहे हो ना। ये सब जानबूझ के ही रूल्स को बनाया गया है। एडिक्वेट सिक्योरिटी हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर डिस्चार्ज, ठीक है, एडिक्वेट सिक्योरिटी भी देना पड़ेगा कि भाई मैंने इस कारण से मेरा जो भी डिस्चार्ज है मैं उसको कंप्लीट करूंगा। फाइलिंग विद रजिस्टर, आरओसी के पास कंपनी शैल इन रिलेशन टू एनी अल्टरेशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम रजिस्टर के पास फाइल करना होगा। द स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय कंपनी अंडर सबसेक्शन 1, द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 2 इफ द अल्टरेशन इन्वॉल्व्स एनी चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी। अगर नाम चेंज का कोई बात है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। फाइलिंग ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर विद द रजिस्टर ऑफ द स्टेट्स where an alteration of the memorandum results in the transfer of the registered office of a company from state to another. Certified copy of the order of central government approving the alteration shall be filed by the company with register of each of the states, मतलब जो स्टेट से स्टेट में बदल रहा है, within such time and in such a manner as may be prescribed, who shall register the same. Issue of fresh certificate of incorporation तभी मिलेगा। Change the object, अगर आप कंपनी का ऑब्जेक्टिव बदलोगे, जैसे मैं आपको कुछ देर पहले पेटीएम का ऑब्जेक्ट बदलने का बात कर रहा था, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज के हिसाब से सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, समझ रहे हो ना। एक कंपनी व्हिच हैज रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, जो कंपनी मार्केट से पब्लिक के प्रोस्पेक्टस इशू करके पैसा इशू किया, एंड स्टिल हैज एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट आउट ऑफ द मनी सो रेज्ड, जो पैसा वो इशू करता है ना उसको यूटिलाइज करने का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। शैल नॉट चेंज इट्स ऑब्जेक्ट, मतलब आप जिस कारण से पैसा विद बेसिकली रेज किए थे, अभी भी आपने वो पैसा को उस पर्पस में खर्चा नहीं किए, तो ऐसे केस में भी आप अपने ऑब्जेक्ट को नहीं बदल सकते। फॉर विच इट रेज द मनी थ्रू प्रोस्पेक्टस अनलेस स्पेशल रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट इज पास्ड बाय द कंपनी। जब तक आप पोस्टल बैलेट में स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास कराते हो तब तक आप अपना ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस कारण से आपने मार्केट से पैसा विड्रॉ करने का बात किया है उस कारण को आपको सबसे पहले करना होगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये रुचि सोया केस क्या कारण से मार्केट से पैसा विड्रॉ करना चाहता है। The company is formed a part of Patanjali Group, one of India's leading FMCG and health wellness companies, which owns 99% stake in the company. The entire follow-on offer will comprise of fresh issue of 4,300 crore, which will help bring promoters their shareholding, taking a step forward to meeting SEBI's minimum public shareholding norm of 25%. ठीक है, तो ये कुछ अपना पर्पस है जिस पर्पस से ये मार्केट में आना चाहता है। ऐसे हर कंपनी का कुछ पर्पस है। जब पेटीएम आया था उसका भी कुछ पर्पस था, अदानी विल बार आया उसका भी कुछ पर्पस लेके ही वो आया, पर्पस फुलफिल करना होगा।
जैसे अदानी विल्मर का क्या पर्पस था, ये देखो सर, Adani is a joint venture which is multinational diversified business group with significant interest across transport, logistics, energy, utility. The public offer 3,600 करोड़ का इनका मार्केट से उठाने का था, ठीक है। और यहाँ से अदानी का पर्पस भी लिखा होता है कि कुछ लाइबिलिटी है वो चुकाना चाहता है और बिजनेस को बेसिकली स्प्रेड करने के लिए यहाँ पर लिखा होता है सब चीज। जब भी आईपीओ होगा, ये तो बस शॉर्ट में है, अगर जब किसी भी कंपनी का आप डिटेल्स प्रोस्पेक्टस रीड करोगे ना, आपको वहां पर कंपनी का सब चीज बताया जाता है कि भाई कंपनी ये करने के लिए आ रहा है, तो ये रीजन होता है, ठीक है। रजिस्टर टू सर्टिफाइड द रजिस्ट्रेशन ऑन द अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अल्टरेशन टू बी रजिस्टर्ड, ओनली मेंबर हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ठीक है। जब कंपनी का प्रॉफिट डिवाइड होगा उसमें मेंबर ही सिर्फ आ सकता है, ठीक है। ऑल्टरेशन नोटेड इन एवरी कॉपी, जो ऑल्टरेशन होगा ना उसको हर कॉपी में करना होगा, जैसे कि ये देखो, every alteration made in the memorandum or article of a company shall be noted in every copy of the memorandum or article as the case may be. If a company makes any default in complying with the stated provision, the company and every officer who is in default shall be liable to penalty 1,000 rupees for every copy of memorandum or article issued without such alteration, ठीक है। आपको कॉपी मेंटेन करना होगा, ठीक है। नेम क्लॉज चेंज करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ, एक्सटर्नल अप्रूवल भी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, सब्जेक्ट टू सेक्शन 16। आउटकम क्या है, न्यू इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, एप्लीकेबिलिटी क्या है, नॉट एप्लीकेबल वेयर ओनली वर्ड प्राइवेट इज एडेड और डिलीट इन कंपनीज केस ऑफ कन्वर्जन। अगर बस नाम के आगे पीछे प्राइवेट डिलीट हो रहा है और लिमिटेड लग रहा है, ऐसा बात है, तो फिर आपको कोई मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन नहीं चाहिए। डोमिसाइल क्लॉज, मतलब अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस ही चेंज करना चाहते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉर्ड ओनली व्हेन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द चेंज स्टेट टू अनदर स्टेट, सेम स्टेट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 60 दिन के अंदर एंड बिफोर पासिंग इट्स ऑर्डर में सेटिस्फाई कुछ कंडीशन, जो आपको पहले ही पढ़ा के आया, जो भी मैं अभी आपको पढ़ा के आया इसका इस तरह से शॉर्ट में दिया हुआ है, तो प्लीज एक बार गो थ्रू कर ही सकते हो सर, ठीक है। जैसे मैंने आपको आर्टिकल ऑफ एमओए बताया, सेक्शन 14 में आर्टिकल ऑफ एओए बोला, ठीक है, तो प्लीज एक बार तो समझ में आ ही जाएगा ना सर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल एटसेट्रा टू बी गिवन टू मेंबर्स, ठीक है, ये आराम से एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो। सेक्शन 17, ठीक है, सेक्शन 17 जो है ये कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल एटसेट्रा टू बी गिवन टू मेंबर्स, मेंबर को देना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 एवरी कंपनी on being so requested by a member shall send copies in the following documents within 7 days, यहाँ पर डेट का थोड़ा महत्व है, डेट का थोड़ा इंपॉर्टेंस है, of the request on the payment of fees, 7 दिन के अंदर, ठीक है, वो सब उनको भेजना होगा फीस देके, मतलब फीस मेंबर से लिया जाएगा। the memorandum, the article and every agreement and every resolutions referred in section 117, resolution and agreement to be filed if and in so far as they have not been embodied in the memorandum and article, जो भी चेंज किया है सब कुछ आप मेंबर को सेंड करो। अगर कुछ डिफॉल्ट होता है, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर जो इन पर्पस के लिए था, हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू ईच डिफॉल्ट टू पेनल्टी ऑफ 1,000 रुपीज फॉर ईच डे, हर दिन का आपको पेनल्टी भुगतना होगा। विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज, अगर डिफॉल्ट चलता जाए 1 लाख तक जा सकता है, या फिर जो कम होगा 1,000 पर दिन का, या फिर 1 लाख, जो कम होगा वो आपको पेनल्टी किया जाएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी के बारे में सेक्शन 12 में बात किया है, चलो बोल ही देते हैं 2-4 बात। A company is considered to be a separate legal entity from the members. Once a company gets incorporated, जब एक कंपनी मार्केट में इनकॉर्पोरेट होता है, it is required to maintain a registered office. अगर आप कंपनी मार्केट में आए हो तो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करना होगा, जिसके बारे में सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट बताते हैं। दिस इज a physical office where the corporation will receive service of legal documents from ROC or in case of a lawsuit etc. जो भी लॉ अगर कुछ भी होगा ये सब इसी एड्रेस पे आएगा। द एड्रेस कैन नॉट बी ए पीओ पोस्ट ऑफिस बॉक्स, बस मस्ट बी ए फिजिकल लोकेशन, ठीक है, इसका एक फिजिकल लोकेशन होना चाहिए पर समवन इज प्रेजेंट, जहां पर कोई होगा, समझ रहे हैं सर, कंपनी है तो वहां पर कोई होना चाहिए टू रिसीव सर्विस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस आवर। इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम ए हेड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस, इसका मतलब ये नहीं कि वो हेड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस होना पड़ेगा, बट उसका रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई तो होना चाहिए, चाहे वो गांव में ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटा सा एक कोई भी छोटा सा एक तो क्या बोलते हो हट ही क्यों ना हो, हट समझते हो ना, मतलब जिसको हम लोग कोई कूड़े घर टाइप बोलते हैं ना, कुछ भी हो, बट एक फिजिकल एड्रेस होना चाहिए। Section 12 of the Companies Act 2013 seeks to provide for registered office of the companies for communication and serving of necessary documents, notice, letters, etc. The domicile मतलब कहाँ पर हो आप
एंड द नेशनलिटी ऑफ ए कंपनी इज डिटरमाइंड बाय द प्लेस ऑफ हिज रजिस्टर्ड ऑफिस। मतलब जैसे इंसान का जाति होता है, नेशनलिटी होता है, वैसा ही कंपनी का जातीयता या नेशनलिटी उसके रजिस्टर्ड ऑफिस से होता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अगर उस पर्टिकुलर कंपनी के अगेंस्ट में कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर कंपनी के अगेंस्ट में कोई केस करता है या कंपनी पे कोई कुछ दाग लगाते हैं, ठीक है, तो वो कोर्ट का भी मैटर रहता है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस ए कंपनी शैल विद इन 30 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, कंपनी अपने आप को आरओसी में रजिस्टर्ड करने के 30 दिन के अंदर एंड ऑल टाइम्स देयर आफ्टर have a registered office capable of receiving and acknowledging all communication and notice as may be addressed to it। तो आप कंपनी बना लो, उसके 30 दिन के अंदर एक फिजिकल एड्रेस में रजिस्टर्ड ऑफिस आपको चाहिए, सिंपल बात है। वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, द कंपनी शैल फर्निश टू द रजिस्ट्रार आरओसी को ऑफ इट रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफिस का इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेट होने के 30 दिन के अंदर आरओसी के पास होना चाहिए कि भाई ये मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है। लेबलिंग ऑफ कंपनी, एवरी कंपनी शैल पेंट और अफिक्स इट्स नेम, कंपनी के नाम पे एक लेबल होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली बोर्ड लगा दो, कुछ नाम लगा दो रजिस्टर्ड ऑफिस के सामने टू कीप सेम पेंटेड और अफिक्स्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस। जैसे हर बिजनेस के सामने एक नाम लिखा होता है, इट्स लाइक दैट। और प्लेस इन विच इट्स बिजनेस इज कैरिड ऑन, जहां पर बिजनेस चलता है, इन ए कॉन्स्पिशियस पोजीशंस इन लेजिबल लेटर, मतलब ऐसे लिखो ताकि समझ में आए। एंड इफ द कैरेक्टर एम्प्लॉयड आर नॉट दोज ऑफ लैंग्वेज इन जनरल यूज इन दैट लोकेलिटी, मतलब इंडिया में बिजनेस है और आप चाइना में लिख के रखे हो, समझ में आया सर? आप जिस एरिया में बिजनेस करते हो उस एरिया में जो लैंग्वेज चलता है आपको उस लैंग्वेज यूज करना। जैसे चाइना तो छोड़ो, अगर हमारे बंगाल में अगर तेलुगु में कोई कुछ लिखेगा क्या समझ में आएगा? हाँ सर, या तेलुगु में अगर कोई बंगाली में लिखेगा या तमिल में अगर कोई बंगाली में लिखेगा कुछ समझ में आएगा? नहीं। तो उस एरिया का एक प्रॉपर लैंग्वेज जो इस एरिया में चलता है उस एरिया से आपको यूज करना चाहिए, या फिर जो पॉपुलर लैंग्वेज आजकल चलता है, ठीक है, जिसको हम लोग सर पे उठा दिया, ठीक है, अभी उतरने का कोई नाम नहीं लेगा, दैट इज इंग्लिश, इंग्लिश में लिख दो, ठीक है, इन दैट लोकेलिटी, देन ऑल्सो इन द कैरेक्टर ऑफ दैट लैंग्वेज। हैव इट्स नेम engraved in legible character on its seal if any, get its name, address on the registered office and the corporate identity number along with telephone number, fax number if any, email, and अगर कोई website address है if any, printed in all its business letter, billboard letter, papers, in notice or other official publication दे दो। have its name printed on हुंडी, हुंडी मतलब bills of exchange, promissory note, ये सब चीज, ठीक है, and such other documents as may prescribed। name changed by the company, मैं आपको पहले ही बताया, where a company has changed its name during last 2 years, it shall paint or affix or print along with its name the former name। अगर 2 साल ही हुआ आपका नेम चेंज होके तो फिर पुराना नाम भी साथ में जोड़ दो। सो चेंज ड्यूरिंग द लास्ट 2 years। इन केस ऑफ ओपीसी, अगर आप 1% कंपनी चलाते हो, shall be mentioned in brackets below the name of such company, नाम के बाद में एक ब्रैकेट देके ओपीसी, wherever its name is printed, affixed or engraved। ठीक है। नोटिस ऑफ चेंज टू रजिस्टर, अगर रजिस्टर चेंज करोगे, नोटिस ऑफ एवरी चेंज ऑफ द सिचुएशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, आरओसी को 30 दिन के अंदर बता दो भाई, जो भी चेंज करोगे, हु शैल रिकॉर्ड द सेम, जो उसको रिकॉर्ड करेगा। चेंज बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशंस, the registered office of the company shall be changed only by passing a special resolutions by a company outside the local limits of any city, town, village where such office is situated or where it may be situated later by virtue of special resolutions। So please must go through this kind of thing, communication and filing of confirmation, the confirmation of change in registered office from jurisdiction of one register to another register within the same state shall be communicated within 30 days। अगर सेम स्टेट में होगा तो 30 दिन के अंदर, द कंपनी शैल फाइल द कंफर्मेशन विद द रजिस्टर विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days। ठीक है, क्या बात है सर? द कंफर्मेशन ऑफ चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम जुरिसडिक्शन ऑफ वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर विद इन द सेम स्टेट, communication within 30 days from the date of receipt of application by the regional director of the company, and the company shall confirmation the register within a 60 days to the date of confirmation with the register। ठीक है, इसको आप यहाँ पर जो भी बातें हैं आप यहाँ पर शॉर्ट में देख सकते हो। ये जो भी मैं बात बोला ना रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में, अब इसको यहाँ पर इजीली देख सकते हो सर। चेंज इन रिप्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर सिटी के अंदर है बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, नोटिस आरओसी को 30 दिन के अंदर, विद इन स्टेट फ्रॉम सिटी टू अनदर स्पेशल रेजोल्यूशन, नोटिस टू आरओसी 30 days, विद इन स्टेट फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर, सेम स्टेट के अंदर, जैसे महाराष्ट्र में तमिलनाडु में 2 आरओसी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ। परमिशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर 30 दिन, 60 दिन, 30 दिन, ठीक है, रीजनल डायरेक्टर कंपनी एंड आरओसी को बता दो सर कंक्लूसिव एविडेंस के साथ।
फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर अगर चेंज इन क्लॉज हो रहा है सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 क्लॉज सबसेक्शन 6 ये लग जाएगा 13 सबसेक्शन 4 13 सबसेक्शन 5 13 सबसेक्शन 6। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए बिकॉज आप स्टेट चेंज कर रहे हो, ठीक है। फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड 60 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड 30 डेज के अंदर कंपनीज एंड आरओसी को बता दो, ठीक है। इस तरह से आपको करना चाहिए। सर्टिफिकेट है कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ कंप्लायंस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। The certificate shall be the conclusive evidence that all requirement of this act with respect to change in registered office have been complied with and change shall take effect from the date of certificate. अगर कुछ डिफॉल्ट होता है तो फाइन चार्ज होगा। If any default is made complying with the requirements of this section, the company and every officer who is in default shall be liable to a penalty of 1000 rupees every day during which the default continues but not exceeding 1 lakh rupees. 1000 करके पर डे का गलती के कारण चलता जाएगा लेकिन 1 लाख क्रॉस नहीं करेगा। सबसेक्शन 8 आपको ये सजा सुनाता है। समझ में आ रहा है सर? तो वेरी इजी पॉइंट्स, बस एक बार गो थ्रू करना है लेकिन करना है, ठीक है, नहीं तो क्या होगा बत्ती गुल हो जाएगा, बस सिंपल बात है, ठीक है। सेक्शन 10A आपको बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में बताते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये आगे से जो सेक्शन 10A का एरिया है आप लोग घर में एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी सेक्शन 16 प्लीज एक बार घर में गो थ्रू कीजिएगा। एंड कन्वर्जन ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो। सेक्शन 19 सब्सिडियरी कंपनी not to hold shares in its holding company, सेक्शन 19 में बोला गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज मस्ट गो थ्रू। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ है कि कंपनी किस तरह से अपना डॉक्यूमेंट सर्व करेगा, ठीक है, इसके बारे में सेक्शन 20 बताते हैं, प्लीज मस्ट गो थ्रू, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं क्योंकि सिंपल सवाल होता है, आपको आना चाहिए। ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीडिंग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स सेक्शन 21 एंड लास्ट में एक पॉइंट आता है एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो सेक्शन 22 के अंदर है, और एक एरिया है आपका कंपनी, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कंपनी का एक कॉमन सील होना चाहिए, अगर कॉमन सील है तो क्या होगा, अगर कॉमन सील तो क्या होगा। सर ये कुछ बचा कुचा पॉइंट है, ठीक है, बस उसके बाद आपको नीचे काफी सारा क्वेश्चन एंड आंसर मिलेगा, तो मैं बस इतना बोलूंगा आपको कि प्लीज ये सब क्वेश्चन आंसर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ताकि जब मैं आप लोगों का टेस्ट अरेंज करूंगा ना इस चैप्टर से आप लोग जवाब दे पाओ। ऐसे तो ये क्वेश्चन ही आएगा ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ। सो प्लीज आप लोगों को बस इतना कहना है मेरा कि जितना मैंने पढ़ाया वो तो पढ़ना ही है, और जो भी बचा कुचा कुछ इजी सेक्शंस लास्ट में हैं एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिए, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछिए, अगर डाउट नहीं भी ना भी रहेगा फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और फिर आगे का जो चैप्टर्स है लाइक और भी इंपॉर्टेंट से चैप्टर्स है सर जहाँ पर हमें जाना है, लेकिन ये बेसिक एरिया को अच्छे से रेडी करके आगे बढ़िए तो अच्छा रहेगा। तो बस इतना उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ कि आप लोग घर में इसको रिविजन जरूर कीजिएगा, और जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगर आप पूरा चैप्टर मेरे साथ साथ पढ़े हो, मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूँ, अगर पढ़े हो तो फिर आप क्वेश्चन आंसर इजीली समझ जाओगे, इजीली। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछिए। सर कुछ सवाल है तो करो, अदरवाइज गुड नाइट। सर बोलो सर। प्रीवियस क्लास का ना लिंक शेयर करिएगा। कंपनी लॉ का? ओके सर, थोड़ा व्हाट्सएप में लिख दो ना ज्योति, मैं कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, ओके सर, फिर टाटा, गुड नाइट। बाय सर। जीएसटी थोड़ा सा पिंक था, मैं देखा, मैं कर दूंगा सर, ठीक है कर दूंगा, जिन लोगों ने पिंक किया मैं कर दूंगा सर यही